की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्ले पैक्मिलियन के एक्ट 2 की लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को। आई नो बहुत ज़्यादा मैं लेट हूँ, बहुत ज़्यादा लेट मैं इस एक्ट के ऊपर वीडियो जो है ना वो बना रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे कहा भी गया, अब मैं अपनी सफाई नहीं दूंगा बिकॉज आई नो कि गलती मेरी है। बस अब मैं डायरेक्टली इसकी जो ट्रांसलेशन है वो स्टार्ट करूँगा, लेकिन उससे पहले एज़ यूजुअल मैं इसका ओवरव्यू देता हूँ इस एक्ट का। इसमें होता क्या है कि लास्ट एक्ट के अंदर हमने देखा था कि मिस्टर हिगन्स का जो इंट्रैक्शन हुआ था लीजा डूलिटल के साथ वो एक बस स्टॉप के ऊपर हुआ था, और वहाँ पे उनकी जो भी डिस्कशन हुई थी वो सारी आपने एक्ट 1 के अंदर। तो इस एक्ट के अंदर हम देखेंगे कि मिस्टर हिगिंस जो है ना वो मिस्टर पिकरिंग को अपनी लेबोरेटरी के अंदर लेकर गया है। वहाँ पे वो अपने सारे टूल्स वगैरह सारी चीज़ें दिखा रहा है, और इतने में वहाँ पे लीजा डूलिटल आएगी और वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि वो उसको जितने उसके पास पैसे होंगे, जितने वो अफोर्ड कर सकती है, उन पैसों के अंदर वो उसको मतलब उसका एक्सेंट ठीक करने की, उसको एक जेंटल लेडी बनाने की कोशिश करे या लेसन्स दे। तो पहले तो वो नहीं मानेगा, लेकिन मिस्टर पिकरिंग जब उसको एज अ चैलेंज ये चीज़ देगा तो फिर वो मान जाता है। और उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे कि किस तरह से एलिज़ा जो है वो जब उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो उसके अंदर किस तरह से वो बिहेव करती है। उसको जब बाथ के लिए मिसेस पियर्स लेकर जाती है वो किस तरह से बिहेव करती है। और उसके अलावा इसके अंदर लीजा का फादर भी डू लिटिल भी आएगा और वो किस तरह से क्या डिमांड करेगा, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर हम देखेंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा सीन होगा, लेकिन हम डिटेल के साथ हर एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे। तो बकल अप योर सीट्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एज़ एक्सपेक्टेड हर सीन की तरह इसके अंदर भी हमें पहले सीन का जो डिस्क्रिप्शन है, इंट्रोडक्शन है, जो ओवरऑल होता है हर सीन का, वो देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट डे एक्ट 1 के अंदर हमने इसका फर्स्ट डे देखा था, रात को जो इनकी मतलब बस स्टैंड के ऊपर डिस्कशन हुई थी सारी। अब नेक्स्ट डे है एट 11 AM, सुबह के 11 बजे है। हिगिंस लेबोरेटरी इन विमपोल स्ट्रीट। विमपोल स्ट्रीट ये एक जगह का नाम है। वहाँ पे मिस्टर हिगिंस जो है, जो कि ये नोट कर रहा था कल रात लीजा डुलिटल की बातें, अब उसका घर है, उसके घर की लेबोरेटरी है विमपोल स्ट्रीट में। वहाँ पे मतलब ये सीन दिखाया गया है। इट इज़ अ रूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर ही है, यानी पहला फ्लोर ही है, उसके ऊपर एक रूम है। लुकिंग ऑन द स्ट्रीट। लुकिंग ऑन द स्ट्रीट का मतलब है उस रूम की जो विंडोज है ना वो बाहर की तरफ है, यानी स्ट्रीट की तरफ, गली की तरफ है। एंड वॉज मेंट फॉर द ड्राइंग रूम। एक तरह से ना ये जो रूम है ना ये ड्राइंग रूम बनाया गया था, यानी एक तरह से गेस्ट रूम, गेस्ट को रिसीव करने के लिए कि गेस्ट वगैरह अगर आए तो इस रूम में आ सकते हैं, जिसको हिगिंस ने लेबोरेटरी बना के रखा हुआ है। द डबल डोर्स आर इन द मिडल ऑफ द बैक हॉल। अब पहली चीज़ ये कि इस रूम के अंदर, इस कमरे के अंदर जो दरवाज़ा लगा हुआ है ना वो सिंगल नहीं है, यानी वो सिंगल डोर नहीं है बल्कि डबल डोर है। वो होता है ना कि दरमियान में से ऐसे खुलता है, दो डोर जो होते हैं उनको मिला के लगाया होता है और दरमियान में से खुलता है, जैसे बड़ा गेट भी होता है घरों का, तो उस तरह से मतलब डोर्स लगे हुए हैं। और वो कहाँ पे है? इस घर के बैक हॉल में, यानी इस घर की जो विंडोज़ हैं वो हैं स्ट्रीट यानी गली की तरफ, और जो दरवाज़ा है ना वो अंदर ही है बैक साइड पे, यानी वो स्ट्रीट में नहीं खुलता, वो अंदर घर में ही है, ओपन होता है। और वो मतलब बैक हॉल के दरमियान में दरवाज़ा जो है लगा हुआ है। अभी मैं डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, अगर आपको डिस्क्रिप्शन क्लियर हुई ना तो सीन समझने में आसानी होगी। तो साथ साथ जैसे जैसे मैं चीज़ें बता रहा हूँ अपने माइंड में उनको बनाते जाना कि क्या चीज़ थी। कि मतलब हिगिंस की लेबोरेटरी है और उसकी जो विंडो वाली साइड है वो स्ट्रीट की तरफ है, और ये एक ड्राइंग रूम जैसा कमरा है, और इसका जो मतलब डबल डोर इसमें जो लगे हैं वो बैक साइड पे लगे हैं, यानी उनके जो डोर है ना वो घर के अंदर ही खुलते हैं। एंड पर्सनस एंटरिंग, और जो कोई भी उन डोर से, डबल डोर से एंटर होगा ना इस रूम में, तो फाइंड इन द कॉर्नर टू देयर राइट। वो जैसे ही एंटर होगा ना अपने राइट साइड पे कॉर्नर में अगर वो देखेगा ना तो उसको क्या मिलेगा। अब इस चीज़ मतलब पिक्चर को ना थोड़ा सा अपने माइंड में लेके आना कि फॉर एग्जांपल किसी ने डोर ओपन किया, कोई अंदर आया, उसने राइट साइड पे देखा, उसका राइट साइड कौन सा है, उधर देखा, और उधर भी कॉर्नर के अंदर क्या चीज़ है? टू टॉल फाइल कैबिनेट्स। वहाँ पे दो कैबिनेट्स यानी दो बड़ी बड़ी अलमारियाँ पड़ी हुई हैं जिनके अंदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, फाइल कैबिनेट्स है। एट राइट एंगल्स। अब राइट एंगल का मतलब ये है कि दो मतलब कैबिनेट्स हैं, वो दोनों 90 डिग्री के एंगल पे पड़े हुए हैं, यानी कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर की दो साइड्स होती हैं, तो एक साइड पे एक कैबिनेट पड़ा हुआ है, दूसरी साइड पे दूसरा कैबिनेट पड़ा हुआ है, टू वन अनदर अगेंस्ट द वॉल्स। वही चीज़ के एक दूसरे के 90 डिग्री पे पड़े हुए हैं और कॉर्नर में है ये दोनों टेबल्स, ठीक है, सॉरी कैबिनेट्स। इन दिस कॉर्नर, इसी कॉर्नर के अंदर यानी राइट साइड पे इसी कॉर्नर में स्टैंड्स अ फ्लैट राइटिंग टेबल। अब पहले तो वहाँ पे दो फाइल कैबिनेट्स पड़े थे, उसके अलावा वहाँ पे एक राइटिंग टेबल भी पड़ा हुआ है, एक सीधा सीधा राइटिंग टेबल पड़ा हुआ है जिसके ऊपर मतलब बैठ के कुछ लिखते होंगे। ऑन विच
आर अ फोनोग्राफ और उसके ऊपर एक फोनोग्राफ पड़ा हुआ है। मैं पिक्चर लगा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी फोनोग्राफ क्या होता है। कि उस टाइम के अंदर वॉइस को यानी साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता था, उसको कहते हैं फोनोग्राफ। लेरिंगोस्कोप, अब लेरिंगोस्कोप क्या होती है, ये आपके हमारे जो मतलब गले के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, उनको उनको मतलब चेक करने के लिए, उनकी वॉइस को एग्जामिन करने के लिए ये यूज़ होते हैं। तो उसको कहते हैं लेरिंगोस्कोप। लेरिंग्स वो आपके गले में भी होता है ना, आपको पता होगा अगर बायो पढ़ी है तो। उसी से मतलब ये नेम निकला है लेरिंगोस्कोप, यानी वोकल कॉर्ड्स की साउंड को एग्जामिन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसको कहते हैं लेरिंगोस्कोप। अ रो ऑफ टाइनी ऑर्गन पाइप्स विद अ बेलोस, अब ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर से हवा गुजार के ना साउंड प्रोड्यूस की जाती है। बेलो का मतलब ही होता है एक ऐसी कोई मतलब बंद सी चीज जिसमें से हवा गुजारी जाती है, और वो पाइप्स की फॉर्म के अंदर यानी उसमें से हवा गुजार के साउंड प्रोड्यूस की जाती है। अ सेट ऑफ लैम्प चिमनीज फॉर सिंगिंग फ्लेम्स। अच्छा, अब सेट ऑफ लैम्प चिमनीज यानी चिमनीज बनी हुई हैं आग वाली, और वो किस लिए हैं, फॉर सिंगिंग फ्लेम्स, ताकि उनमें से जब आग गुजारी जाए ना तो उनमें से वो जो फ्लेम्स निकलेंगे, आग के शोले निकलेंगे, वो उनसे भी एग्जामिन किया जाता है साउंड को। विद बर्नर्स, अब आग जलाने के लिए ऑब्वियसली बात है बर्नर चाहिए, उसमें बर्नर भी लगा हुआ है। वो जो बर्नर है ना, अटैच टू अ गैस प्लग इन द वॉल, अब वो दीवार में एक गैस वाला प्लग है, उसके साथ वो बर्नर अटैच है बाय एन इंडिया रबर ट्यूब। अब वो ऑब्वियसली बात है, जब हम किसी इस तरह के, आपने देखा होगा नॉर्मली हम घरों के अंदर जब किसी गैस वाले पाइप को लगाते हैं तो या तो हम उसके साथ क्लम्प वगैरह लगा देते हैं या फिर किसी रबर ट्यूब के साथ उसको बांध देते हैं। तो यहाँ पे भी वो जो गैस का प्लग है ना, उसको जो दीवार के अंदर लगा हुआ है उसको इंडिया रबर ट्यूब के साथ बांधा गया है, यानी जोड़ा गया है बर्नर के साथ। और ये वो बर्नर है जो कि फ्लेम्स निकालते हैं, आग वाले शोले निकालते हैं। और ये शोले क्यों होते हैं, ये भी साउंड को स्टडी करने के लिए मतलब ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। अब ऑब्वियसली बात है कि ये साउंड को स्टडी करने वाला आदमी है मिस्टर हिगिंस, तो इसके कमरे के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होंगे वो सारे इसी से रिलेटेड होंगे। सेवरल ट्यूनिंग फॉक्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। ट्यूनिंग फॉक आपने शायद देखी भी हो, मैं पिक्चर भी लगा रहा हूँ कि ट्यूनिंग फॉक होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी फॉक की तरह की दो साइड्स होती हैं, और उनको हल्का सा आप किसी चीज़ के ऊपर मारेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती हैं, उससे भी साउंड को स्टडी किया जाता है। तो डिफरेंट साइजेस की ट्यूनिंग फॉक जो है वहाँ पे पड़ी हुई हैं। अ लाइफ साइज इमेज ऑफ हाफ अ ह्यूमन हेड। लाइफ साइज इमेज का मतलब है कि वहाँ पे ना आपने देखा होगा कि वो बायोलॉजिस्ट के पास जाएं या डॉक्टर के पास जाएं ना, तो उनके पास स्केलेटन वगैरह पड़े होते हैं जिसके थ्रू हमें हमारी बॉडी के बारे में पता चल रहा होता है, हमारी बोन्स के बारे में पता चल रहा होता है कि ये किस तरह की है। तो इस तरह से ना यहाँ पे मिस्टर हिगिंस के पास भी एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, आप समझ लें कि एक नमूना सा पड़ा हुआ है जिसके अंदर मतलब वो इमेज बनी हुई है हमारे माइंड की। और ये हाफ साइज का मतलब ये है कि वो दरमियान में से ऐसे कट करके, यानी हमारे दिमाग अगर दरमियान में से कट किया जाए ना तो अंदर से कैसा नजर आएगा, वो वाली जो मतलब इमेज है ना वो वहाँ पे पड़ी हुई है हमारे सर की। शोइंग इन सेक्शन द वोकल ऑर्गन्स, अब वो जो अंदर से मतलब कट किया हुआ दिमाग वाली इमेज जो है वहाँ पे पड़ी हुई है। अब उसमें क्या क्या नज़र आ रहा है, उसमें एक तो वोकल ऑर्गन्स नज़र आ रहे हैं जिससे हमारी मतलब आवाज़ प्रोड्यूस होती है। एंड अ बॉक्स कंटेनिंग अ सप्लाई ऑफ वैक्स सिलेंडर्स फॉर द फोनोग्राफ। स्टार्टिंग में जो आपको फोनोग्राफ बताया था ना, जो फ्लैट राइटिंग टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था, उस फोनोग्राफ को यूज़ करने के लिए ना सिलेंडर्स की ज़रूरत होती है जो वैक्स के होते हैं। तो वो वाले जो सिलेंडर्स हैं ना वो भी वहाँ पे ना मतलब साइड पे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब समझ आ गई ना उस रूम के अंदर राइट साइड पे कॉर्नर पे कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं फर्दर डाउन द रूम। अब थोड़ा सा आगे जाए ना रूम में, ऑन द सेम साइड, उसी साइड पे राइट साइड पे ही जाना है। ठीक है, अभी हम राइट साइड पे ही चल रहे हैं। इज अ फायर प्लेस, वहाँ पे एक आग जलाने वाली जगह है। with a comfortable leather covered easy chair at the side of the hearth nearest द डोर। अच्छा, अब वहाँ पे आग जलाने वाली जगह है, उसके साथ क्या है कि एक कंफर्टेबल, एक सुकून से बैठने वाली लेदर कवर्ड, लेदर की इजी चेयर, बैठने वाली एक चेयर है एट द साइड ऑफ द हर्थ। अब हर्थ क्या होता है, हर्थ कहते हैं कि आपने देखा होगा, पिक्चर भी लगा रहा हूँ आपको समझ आ जाएगी कि मतलब हमारे तो नहीं लेकिन वेस्ट के अंदर जब क्योंकि वहाँ पे सर्दी पड़ती है ना, तो हर किसी ने अपने घर के अंदर फायर प्लेस बनाई होती है। उस फायर प्लेस के आगे बैठने के लिए एक जगह बनी होती है जिसके ऊपर ना सारे स्टोन्स लगे होते हैं, पत्थर लगे होते हैं, ताकि आप उसके ऊपर बैठ के वहाँ पे आगे जो आग जल रही है उसको मतलब अपनी बॉडी को वार्म कर सके। तो उस जगह को कहते हैं हर्थ। ठीक है, हर्थ नियरेस्ट द डोर। अब ये जो जगह है डोर के पास ही है। ठीक है, तो समझ आ गई ना, एक फायर प्लेस है जिसके साथ एक चेयर पड़ी हुई है, और वो चेयर जो है वो उस हर्थ जो जगह है जो कि डोर के साथ ही है वहाँ पे पड़ी हुई है। एंड अ कोल सटल,
कोल सटल होता है कोयले वगैरह उठाने के लिए, यानी कोयले वगैरह उठा के उस आग में फेंकने के लिए एक चीज़ बनी होती है एक, तो उसको कहते हैं, एक टूल होता है। देयर इज अ क्लॉक ऑन द मेंटल पीस। अब वो जो आग जलाने वाली जगह है ना, फायर प्लेस, उसके ऊपर जो ऐसी जगह बनी होती है कोई भी चीज़ रखने के लिए, उसको कहते हैं मेंटल पीस, ठीक है। अब उस मेंटल पीस के ऊपर एक क्लॉक लगा हुआ है। बिटवीन द फायर प्लेस एंड द फोनोग्राफ टेबल इज अ स्टैंड फॉर न्यूज़पेपर्स। अब वहाँ पे रूम के अंदर एक फायर प्लेस है, एक फोनोग्राफ टेबल है, इन दोनों के दरमियान एक स्टैंड पड़ा हुआ है जिसके ऊपर न्यूज़पेपर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई, होप सो। उसके बाद ऑन द अदर साइड ऑफ द सेंट्रल डोर, अब हमने पहले एक्सप्लोर किया रूम को, जैसे कोई इंटर होगा तो राइट साइड पे जो कुछ भी पड़ा होगा कॉर्नर में, या राइट साइड पे जो कुछ भी होगा वो हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब एंटर होते ही टू द लेफ्ट ऑफ द विजिटर, कोई भी जो विजिटर है ना, वो जैसे एंटर होगा उसके लेफ्ट साइड पे, राइट साइड हमने देख ली, अब लेफ्ट साइड पे क्या क्या होगा वो बताया जाएगा। इज अ कैबिनेट ऑफ शैलो ड्रॉर्स। अब लेफ्ट साइड पे क्या है कि एक फिर से अलमारी है और शैलो ड्रॉर, जिसके जो अंदर मतलब खाने वगैरह है ना, अलमारी जो होती है जिसके अंदर कोई चीज़ें रखी जाती हैं छोटे छोटे, मतलब उसके अंदर दराज वगैरह होते हैं, तो वो थोड़े से शैलो हैं यानी बड़े हैं। ऑन इट इज़ अ टेलीफोन एंड द टेलीफोन डायरेक्टरी। अब वो जो कैबिनेट है ना, जिसके मतलब जो ड्रॉर्स हैं वो थोड़े से शैलो हैं, बड़े हैं, जिसके दराज बड़े हैं, एक ऐसी अलमारी पड़ी हुई है लेफ्ट साइड पे जिसके जो दराज है अंदर से वो थोड़े से खुले हैं, उसी मतलब कैबिनेट के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, एक तो टेलीफोन पड़ा है, दूसरा टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी कहते हैं एक बुक होती है जिसके अंदर वो मतलब नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं, जब आपने किसी को कॉल मिलानी हो तो मेन मेन जो नंबर होते हैं आपके इर्द गिर्द एरिया के, शॉप्स के या इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं वो लिखे होते हैं वहाँ पे। अच्छा, ये दोनों चीज़ें पड़ी हुई हैं वहाँ पे। द कॉर्नर बियॉन्ड, अब वहाँ पे जो कॉर्नर है ना बियॉन्ड, थोड़ा सा आगे जो कॉर्नर है लेफ्ट साइड पे, एंड मोस्ट ऑफ द साइड वॉल, और ज़्यादातर जो मतलब साइड साइड पे जो वॉल है, दीवार है, यानी कॉर्नर, कॉर्नर से थोड़ा सा आगे और जो साइड पे मतलब वॉल है ना, इज़ ऑक्युपाइड बाय अ ग्रैंड पियानो। अब वहाँ पे एक बड़ा सारा पियानो भी रखा हुआ है, विद द कीबोर्ड एट द एंड फर्देस्ट फ्रॉम द डोर। और वो पियानो जो है उसका कीबोर्ड भी उसके आगे पड़ा हुआ है, और कीबोर्ड जो है वो क्या है कि एट द एंड फर्देस्ट फ्रॉम द डोर, और वो डोर से भी थोड़ा सा आगे मतलब हमें पड़ जाता है एक तरह से। यानी इसको ना थोड़ा सा ऐसे समझना कि ये पियानो जो है ना, ये दीवार के साथ लगा हुआ है और इसके आगे कीबोर्ड पड़ा हुआ है जो डोर से थोड़ा सा दूर है, एंड अ बेंच फॉर द प्लेयर एक्सटेंडिंग द फुल लेंथ ऑफ द कीबोर्ड। अब सबसे पहले दीवार के साथ पियानो लगा है, पियानो के आगे कीबोर्ड पड़ा है और कीबोर्ड के आगे एक बेंच है, किसके लिए, जो कोई भी उस पियानो को बजाएगा प्लेयर के लिए। और वो जो बेंच है ना, वो कीबोर्ड के जितना ही बड़ा है, जितना बड़ा कीबोर्ड है ना उतना बड़ा ही उसी लेंथ के अंदर वो बेंच पड़ा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। ऑन द पियानो इज अ डेजर्ट डिश। अब उस पियानो के ऊपर एक छोटी सी डिश पड़ी हुई है जो कि डेजर्ट डिश है, यानी मीठे खाने की जो चीज़ें होती हैं, मतलब स्वीट्स वगैरह, टॉफ़ियाँ वगैरह, इस तरह की चीज़ें उस डिश में पड़ी हुई हैं। हीप्ड विद फ्रूट एंड स्वीट्स। अब उस डिश के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फ्रूट्स पड़े हुए हैं और स्वीट्स यानी मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं, मोस्टली चॉकलेट्स, ज़्यादातर चॉकलेट्स ही पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब हमने कवर कर लिया राइट साइड और लेफ्ट साइड को। उसके बाद है द मिडल ऑफ द रूम इज क्लियर। सेंटर जो है रूम का, मिडल जो है वो क्लियर है, वहाँ पे कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। बिसाइड्स द इजी चेयर, अब वहाँ पे जो अभी हमने देखा ना था ना कि इजी चेयर वहाँ पे एक पड़ी हुई थी, इजी चेयर कौन सी, वो जो फायर प्लेस के साथ थी ना, अब वहाँ पे इजी चेयर थी एक पड़ी हुई, द पियानो बेंच, उसके अलावा एक पियानो के आगे जो बेंच पड़ा हुआ था, एंड टू चेयर्स एट द फोनोग्राफ टेबल, और फोनोग्राफ टेबल के आगे भी दो चेयर्स पड़ी हुई थी। टोटल कितनी चीज़ें हुई, एक इजी चेयर जो थी फायर के प्लेस के पास, एक पियानो का जो बेंच था, और उसके अलावा फोनोग्राफ जो टेबल था उसके पास भी दो चेयर्स पड़ी हुई थी, यानी तीन चेयर्स और दो सॉरी एक जो पियानो बेंच है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। इनके अलावा, बिसाइड्स का मतलब है इनके अलावा मजीद क्या है, देर इज़ वन स्ट्रे चेयर, वहाँ पर एक और स्ट्रे चेयर मौजूद है। स्ट्रे चेयर कहते हैं एक ऐसी चीज़ जिसके काम को स्पेसिफाई ना किया गया हो, यानी जिसका कोई स्पेसिफिक काम ना हो, बस वो वैसी पड़ी हुई हो कि कोई भी आके उसको यूज़ कर सकता है। बाकी जो चेयर्स हैं वो तो मतलब किसी काम के लिए है ना। पहली जो चेयर है फायर प्लेस के पास वो इसलिए है ताकि कोई आग के पास अगर आके बैठे तो वहाँ पे बैठ सके। पियानो बेंच है, कोई पियानो बजाने के लिए आएगा तब उसके ऊपर बैठेगा। और फोनोग्राफ टेबल है, उसके साथ जो दो चेयर्स हैं वो तभी यूज़ होंगी जब कोई फोनोग्राफ के ऊपर कोई चीज़ रख के कुछ लिखेगा या जो उसने अगर फोनोग्राफ यूज़ करना होगा तब वो बैठेगा। लेकिन एक चेयर वहाँ पे ऐसी है जो स्ट्रे चेयर है, जो वैसी पड़ी हुई है, कोई भी आके उसको किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। इट स्टैंड्स नियर द फायर प्लेस, अब ये जो चेयर है ये भी फायर प्लेस के पास पड़ी हुई है।
ऑन द वॉल्स, अब जो दीवारें हैं, इनग्रेविंग्स, उसके ऊपर इनग्रेविंग्स है, इनग्रेव्ड यानी कोई चीज़ तराश के लिखी गई है, दीवारों के अंदर बनाई गई है। मोस्टली पायरेनिसिस एंड मेसोटिन पोर्ट्रेट्स। पायरेनिसिस जो है ना, ये एक ना आर्कियोलॉजिस्ट और आर्किटेक्ट था जो इटली से बिलोंग करता था, और इसका जो टाइम पीरियड था 1720 से 1778 का था। इसका पूरा नाम था गियोवेनी बेटिस्टा पायरेनिसिस। मेसोटिंट, मेसोटिंट जो है ना, ये एक स्टाइल होता है, ठीक है। पेंटिंग से ये वेरी करता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है नो पेंटिंग्स, यानी उस दीवार के ऊपर पेंटिंग्स कोई भी नहीं थी। लेकिन मेसोटिंट पोर्ट्रेट्स, मेसोटिंट होता है एक स्टाइल होता है जिसमें ना मेटल को यूज करते हुए कोई चीज पिक्चर वगैरह बनाई जाती है, और मेटल मतलब उसके ऊपर ना बार बार मतलब स्टिक किया जाता है, किसी चीज से मारा जाता है, और मार मार के ना हल्के हल्के निशान बनाया जाता है, और उन निशानों को जोड़ के मतलब उन स्टैम्प्स को मतलब जोड़ के ना एक पेंटिंग सी बनाई जाती है। उस प्रोसेस को कहते हैं, या उस स्टाइल को कहते हैं मेसोटिंट पोर्ट्रेट्स। अब उन वॉल्स के ऊपर इनग्रेव्ड की हुई हैं कौन सी, दो तरह की मतलब पेंटिंग्स एक तरह से। एक है पायरेनिसिस की और दूसरी मेसोटिंट पोर्ट्रेट्स। ये दोनों पोर्ट्रेट्स हैं, मतलब पेंटिंग्स नहीं है। पेंटिंग्स होती है ना किसी पेज के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ मतलब पेंटिंग वगैरह बना के, या बोर्ड के ऊपर कार्डबोर्ड के ऊपर बना के पेंटिंग वो लगाई होती है दीवार के साथ। तो ये पेंटिंग्स नहीं है, दीवार के अंदर ही बनाई गई हैं। अब हमें वहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो पिकरिंग इज सीटेड एट द टेबल। पिकरिंग जो है वो टेबल के ऊपर बैठा हुआ है। पुटिंग डाउन सम कार्ड्स एंड ट्यूनिंग फोक विच ही हैज बीन यूजिंग। अब वो टेबल के ऊपर बैठा हुआ है, और वो ना एक कुछ ट्यूनिंग फोक उसने पकड़ी हुई थी, और कुछ कार्ड्स पकड़े हुए थे। उन सबको अब वो पुटिंग डाउन नीचे रख रहा है बारी बारी, यानी शायद उनको वो एक्सप्लोर कर रहा होगा कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि वो पहली बार आया ना मिस्टर हिगिंस के रूम के अंदर, तो वो इन चीज़ों को पकड़ के एक्सप्लोर कर रहा था। अब वो बारी बारी उनको नीचे रख रहा है, ठीक है। हिगिंस इज स्टैंडिंग अप नियर हिम। पिकरिंग बैठा हुआ है, हिगिंस उसके पास खड़ा हुआ है साथ ही। क्लोजिंग 2 और 3 फाइल ड्रॉयर्स। अब स्टार्टिंग के अंदर जो हमने देखा था ना, एक कैबिनेट था, फाइल कैबिनेट जो था, उसके अब कुछ ना ड्रॉयर्स खुले हुए थे, उनको मिस्टर हिगिंस जो है पिकरिंग के साथ खड़ा उनको बंद कर रहा है, ठीक है। विच आर हैंगिंग आउट, यानी जो कि बाहर निकले हुए थे ड्रॉयर्स, यानी वो जो दराज होते हैं ना कैबिनेट के अलमारी के, वो बाहर निकले हुए थे, उनको वो बंद कर रहा है हिगिंस। ही अपीयर्स इन द मॉर्निंग लाइट। अच्छा, अब वो कैसा नजर आ रहा है कि वो मॉर्निंग लाइट के अंदर ना, सुबह की जो रोशनी होती है उसके अंदर, एज अ रॉबस्ट। रॉबस्ट कहते हैं स्ट्रॉन्ग, वाइटल कहते हैं फ्री एक तरह से, या फुल ऑफ एनर्जी। एपिटाइजिंग सॉर्ट ऑफ मैन। एपिटाइजिंग कहते हैं कि एक ऐसा पर्सन, या उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में नहीं बताया जा रहा है, ये उसकी वैसे पर्सनैलिटी के बारे में बताया जा रहा है कि एपिटाइजिंग सॉर्ट ऑफ मैन था, यानी ऐसा आदमी जिसको कुछ ना कुछ सीखने की मतलब जिसको कुछ ना कुछ सीखने का पैशन होता है, जुनून होता है। तो इस तरह से, यानी हिगिंस को देख के कोई भी कह सकता था कि ये कुछ ना कुछ सीखने वाला आदमी है, इसलिए एपिटाइजिंग सॉर्ट ऑफ मैन। और 40 और देयर अबाउट्स, यानी यहाँ तो वो 40 साल का था या इसके करीब करीब था, यानी 38, 39, 40, 42, इस ये उसकी एज थी, मतलब इतनी उसकी एज थी। ड्रेस्ड इन अ प्रोफेशनल लुकिंग ब्लैक फ्रॉक कोट। अच्छा, अब उसकी जो ड्रेसिंग थी वो थोड़ी सी प्रोफेशनल लुकिंग थी, यानी प्रोफेशनल्स की तरह उसने ड्रेस की हुई थी, और पहना क्या था, एक ब्लैक कलर का फ्रॉक कोट उसने पहना था, विद अ वाइट लाइनन कॉलर, और वाइट कलर के फैब्रिक का ना कॉलर उसमें मतलब उस कोट का था, एंड ब्लैक सिल्क टाई, और ब्लैक कलर की सिल्क की टाई पहनी हुई थी। ही इज ऑफ द एनर्जेटिक साइंटिफिक टाइप, हार्टली इवन वायलेंटली इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग दैट कैन बी स्टडीड एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट। अब मतलब एक ही लाइन के अंदर काफ़ी सारी बातें हैं, तो मैं वन बाय वन करके बताता हूँ कि ही इज़ ऑफ द एनर्जेटिक, यानी ये एक एनर्जेटिक पर्सनैलिटी वाला आदमी था, मतलब काफ़ी एनर्जी वाला आदमी। साइंटिफिक टाइप, साइंटिफिक चीज़ों के अंदर मतलब इंटरेस्ट लेने वाला, एक्सप्लोर करने वाला, चीज़ों को साइंटिफिकली एक्सप्लोर करने वाला। और हार्टली का मतलब होता है पुरजोश, हमेशा जोश में रहने वाला, पैशन के साथ काम करने वाला। इवन वायलेंटली इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग दैट कैन बी स्टडीड एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट। और ये मतलब हर उस चीज़ को जिसको साइंटिफिकली एक्सप्लोर किया जा सकता था, मतलब देखा जा सकता था, साइंटिफिक तरीकों के साथ एक्सप्लोर किया जा सकता था, मतलब उसकी स्टडी की जा सकती थी, हर उस चीज़ को ना मतलब बहुत गहराई के साथ क्या करता था कि उसमें इंटरेस्ट लेता था। और कभी कभी तो वो वायलेंट भी हो जाता था इन चीज़ों के मामले में, यानी अगर किसी चीज़ को स्टडी करना था और वो साइंटिफिक वे के अंदर उसको स्टडी करता था, तो अगर उसे वायलेंट भी होना पड़ता था ना इस मामले में, तो वो हो जाता था। एंड केयरलेस अबाउट हिमसेल्फ एंड अदर पीपल। और जब वो किसी चीज़ को साइंटिफिकली स्टडी कर रहा होता था, तो वो ना अपनी केयर करता था ना दूसरे लोगों की केयर करता था, उसको बस इस चीज़ से मतलब होता था कि वो जिस चीज़ की स्टडी कर रहा है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सके, इंक्लूडिंग देयर फीलिंग्स, यानी
इवन कि वो ना तो उनकी मतलब सेफ्टी का ख्याल रखता था और ना उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखता था। अगर वो इस चीज़ को स्टडी कर रहा है और उस मामले में वो किसी को नाराज़ भी कर रहा है किसी बात से, तो उसको परवाह नहीं होती थी। ही इज़ इन फैक्ट बट फॉर हिज ईयर्स एंड साइज रादर लाइक अ इम्पेचुअस बेबी। अच्छा, वो अपनी उम्र के लिहाज से और अपने साइज़ के लिहाज से, हाइट के लिहाज से एक बच्चे की तरह था। इम्पेचुअस बेबी कहते हैं, इम्पेचुअस होता है कि मतलब जिसको समझ बूझ नहीं होती, जो चीज़ कोई काम करने से पहले सोचता नहीं है, बच्चों की तरह। तो ये भी उस तरह से रिएक्ट करता था। टेकिंग नोटिस, हर चीज़ का नोटिस लेता था, चीज़ों को मतलब सस्पेंस के साथ, क्यूरोसिटी के साथ देखता था, जज करता था। ईगरली एंड लाउडली, ईगरली यानी शिद्दत के साथ, लाउडली और यानी एक लाउडनेस के साथ, जब भी वो किसी चीज़ को एक्सप्लोर करता था तो दूसरे लोगों को एक तरह से पता चल जाता था उसके बिहेवियर से कि हाँ ये कुछ कर रहा है। एंड रिक्वायरिंग ऑलमोस्ट एज मच वॉचिंग टू कीप हिम आउट ऑफ अनइंटेंडेड मिसचीफ। और जिस तरह से छोटे बच्चों को कोई गलत काम करने से बचाने के लिए मतलब उनकी तरफ कंटिन्यूसली ध्यान देना पड़ता है ना कि वो कोई गलती ना कर दें, तो इसी तरह से ना इसको भी देखना पड़ता था बार बार कि मतलब इसके ऊपर भी निगरानी रखनी पड़ती थी कि ये कोई गलत काम ना कर दे जब ये इंटरेस्ट के साथ किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा होता था। एक होती है इंटेंडेड मिसचीफ, ऐसी गलती जो जानबूझ के की जाए। एक होती है अनइंटेंडेड, जो मतलब बिना जाने हो जाए। बच्चे भी इस तरह से गलतियाँ करते हैं ना कि उनको पता नहीं होता वो गलती हो जाती है, तो ये भी उस तरह की गलतियाँ करता था। और उस तरह की मिसचीफ यानी उस तरह की गलतियों से रोकने के लिए इसके ऊपर ना काफ़ी ध्यान देना पड़ता था, यानी इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ती थी ये चीज़। हिज मैनर वेरीज फ्रॉम जेन्युइन बुलिंग। अच्छा, इसका जो मैनर होता था, जो बिहेवियर होता था लोगों के साथ, वो चेंज होता रहता था। कैसे? फ्रॉम जेन्युइन बुलिंग, बुलिंग कहते हैं ना कि मतलब किसी को टीज करना, किसी को तंग करना, लेकिन जेन्युइन वे के अंदर, यानी थोड़ा सा फ्रेंडली वे के अंदर। तो ये कभी कभी किसी को ना थोड़ा सा फ्रेंडली वे के अंदर तंग भी करता था व्हेन ही इज इन अ गुड ह्यूमर, जब ये मतलब अच्छे मूड में होता था। टू, स्टॉमी पेटुलेंस। स्टॉमी पेटुलेंस का मतलब है बहुत ज़्यादा गुस्से में, एंगर के साथ, यानी कभी कभी ये दोस्तों की तरह किसी को बुली करता था और कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आके उनके साथ बिहेव करता था। और गुस्से में ये कब आता था? व्हेन एनीथिंग गोज रॉन्ग, जब कोई भी काम गलत हो जाता था या इससे या किसी और आदमी से कोई काम गलत हो जाता था, तो ये गुस्से में भी आ जाता था। यानी इसका मैनर जो था ना, लोगों के साथ बिहेवियर, वो वेरी करता रहता था, चेंज होता रहता था। बट ही इज सो इंटायरली फ्रैंक। लेकिन ये ओवरऑल, यानी अगर ओवरऑल इसकी बात की जाए ना, तो ये काफ़ी फ्रैंक था एंड वॉइड ऑफ मैलिस। वॉइड कहते हैं जो चीज़ किसी में ना हो, मैलिस यानी गलती, यानी ये इसमें मतलब इतनी, इसकी पर्सनैलिटी में इतनी मिस्चीव्स नहीं थी, गलतियाँ नहीं थी, और ये काफ़ी फ्रैंक था। दैट ही रिमेन्स लाइकेबल इवन इन हिज लीस्ट रीजनेबल मोमेंट्स, कि ये अपने कम से कम भी रीजनेबल मोमेंट्स यानी लम्हात के अंदर, यानी ऐसे लम्हे जिसमें आदमी बिल्कुल भी अकल वाली बातें नहीं करता, उन लम्हों के अंदर, उन मोमेंट्स के अंदर भी ना लोग इसको फिर भी पसंद करते थे। इस तरह की इसकी पर्सनैलिटी थी। तो ये ओवरऑल सारी डिस्क्रिप्शन होगी उसके रूम की और उन दोनों पर्सन्स की, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्शन एंड होगी, यहाँ से डायलॉग स्टार्ट हो गया। हिगिंस की लाइन में कहता है, एज ही शट्स द लास्ट ड्रॉअर। अब जब आखिरी वो फाइल कैबिनेट का ड्रॉअर बंद कर रहा था ना, तो वो कहता है, वेल आई थिंक दैट्स द होल शो। पिकरिंग से कह रहा है कि पिकरिंग, मुझे लगता है कि तुमने हर चीज़ देख ली है, यानी तुमने हर चीज़ तो एक्सप्लोर कर ली है। तो पिकरिंग कहता है, इट्स रियली अमेजिंग, यानी ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा एक्सपीरियंस चीज़ों को मतलब एक्सप्लोर करने का। आई हैवन टेकन हाफ ऑफ इट इन यू नो। फिर कहता कि अगर मैं सच कहूँ ना, तो मुझे तो इनमें से आधी चीज़ों की समझ ही नहीं आई, जो भी मैंने यहाँ पे देखी चीज़ें उनमें से आधी की तो मुझे समझ ही नहीं आई। तो हिगिंस आगे कहता है, वुड यू लाइक टू गो ओवर एनी ऑफ इट अगेन, क्या तुम इनमें से किसी भी चीज़ को दोबारा देखना चाहोगे, एक्सप्लोर करना चाहोगे? तो पिकरिंग जो होता है ना, राइजिंग, वो उठते हुए एंड कमिंग टू द फायर प्लेस, और आग वाली जगह की तरफ आते हुए, ही प्लांट्स हिमसेल्फ विद हिज बैक टू द फायर, जहाँ पे ना वो अपनी कमर जो होती है वो आग की तरफ करके बैठ जाता है। और फिर वो कहता है, नो नहीं नहीं थैंक यू, शुक्रिया, मतलब नहीं बस, नॉट नाउ, अभी नहीं, मतलब हाँ एक्सप्लोर करना चाहूँगा लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैं मतलब मैं थक गया। आई एम क्वाइट डन अप फॉर दिस मॉर्निंग, आज सुबह के लिए यानी आज की मॉर्निंग के लिए इतना मेरे लिए काफ़ी है। तो हिगिंस जो होता है, फॉलोइंग हिम, वो उसके पीछे आता है, एंड स्टैंडिंग बिसाइड हिम ऑन हिज लेफ्ट, और उसके लेफ्ट साइड पे ना उसके साथ ही खड़ा हो जाता है वहाँ पे। और हिगिंस कहता है, टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू साउंड्स, क्या तुम आवाज़ें सुन सुन के थक गए हो, यानी यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे उनमें से जो आवाज़ें प्रोड्यूस हो रही थी उन सबको सुन सुन के थक गए हो? तो पिकरिंग कहता है, यस, हाँ। इट्स अ फेयरफुल स्ट्रेन, स्ट्रेन कहते हैं ऐसा काम जो आपके दिमाग को, आपको मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे,
जिसमें आपका मतलब ब्रेन ज़्यादा यूज़ हो उसको कहते हैं। तो वो कहता है कि हाँ, ये आवाज़ें सुनना तो मेरे लिए काफ़ी मतलब मेंटली तौर पे काफ़ी थका देने वाला काम था। I'd rather fancied myself because I can pronounce 24 distinct vowel sounds। फिर कहता है कि मैं ना अपने ऊपर फ़ख्र किया करता था, प्राउड फ़ील करता था कि मैं ना 24 साउंड्स जो हैं, मुझे उनका फ़र्क पता है। यानी मुझे 24 साउंड्स का डिफ़रेंस पता है। यानी मैंने 24 साउंड्स जो हैं, वो याद की हुई हैं वोवल साउंड्स। बट लेकिन यू आर 130 बीट्स मी, लेकिन तुमने तो 130 साउंड्स जो हैं तुम्हें उनका डिफरेंस पता है, वो याद है तुम्हें। तो एक तरह से मैं तो हार गया। यानी पहले जब मैं यहाँ पर आने से पहले ना मैं अपने ऊपर प्राउड फील करता था कि मुझे 44 साउंड्स जो है ना उनका डिफरेंस पता है, लेकिन तुम्हें तो 130 यानी 130 साउंड्स का डिफरेंस पता है। तो एक तरह से तुमने मुझे हरा दिया। आई कॉन्ट हियर अ बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मोस्ट ऑफ दैम। यानी मैंने यहाँ पे जितनी भी आवाज़ें सुनी ना, ज़्यादातर में तो मुझे डिफरेंस नज़र ही नहीं आया। और होता भी ऐसे है, जब आप लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हैं ना, तो जो 44 साउंड्स है ना उनमें आपको डिफरेंस बहुत माइन्यूट लेवल पे जाके ना उसको मतलब नोट करना पड़ता है डिफरेंस को, नहीं तो आपको भी वो सारी साउंड्स जो हैं वो एक जैसी लगेंगी। तो उसके जवाब में हिगिंस जो होता है ना, चकलिंग चकलिंग यानी हल्का सा हंसते हुए इस तरह से हल्का सा हंसते हुए ना, एंड गोइंग ओवर टू द पियानो टू ईट स्वीट्स, और पियानो की तरफ जाता है। उसके ऊपर हमने देखा था ना वो डिश पड़ी हुई थी स्वीट्स की, वहाँ पर जाकर स्वीट्स खाने के लिए वहाँ पर जाता है और कहता है ओ दैट कम्स विद प्रैक्टिस। यानी ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं जो है ना मुझे 130 साउंड्स जो हैं वो याद है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ ही आती है। यू हेयर नो डिफरेंस एट फर्स्ट, पहले तो तुम्हें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होगा, बट लेकिन यू कीप ऑन लिसनिंग, तुम अगर सुनते रहोगे ना, एंड प्रेजेंटली यू फाइंड दे आर ऑल एज डिफरेंट एज ए फ्रॉम बी। अगर तुम मतलब प्रैक्टिस करते रहोगे, बार बार इन साउंड्स को सुनते रहोगे ना, तो एक टाइम आएगा कि तुम्हें बहुत जल्द ही, प्रेजेंटली यानी इमिडिएटली, बहुत जल्द ही तुम्हें ना पता चलेगा कि ये साउंड्स जो हैं ये बिल्कुल इसी तरह से डिफरेंट है जिस तरह से ए जो होता है वो बी से डिफरेंट होता है। तो इतने में क्या कि मिसेस पियर्स लुक्स इन, इतने में मिसेस पियर्स जो होती है वो ऐसे मतलब कमरे में एंटर होती है। शी इज़ हिगिंस हाउसकीपर, ये हिगिंस के घर की ना मतलब काम करने वाली होती है, हाउसकीपर होती है। और हिगिंस कहता है व्हाट्स द मैटर, मिसेस पियर्स से कहता है कि मिसेस पियर्स क्या हुआ। तो मिसेस पियर्स जो होती है ना, हेजिटेटिंग, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहती है एविडेंटली परप्लेक्स्ड, और साफ साफ तौर पे मतलब नज़र आ रहा होता है कि वो परेशान भी है। यानी थोड़ा सा पहले मतलब हेजिटेट कर रही होती है और उसके बाद उसको देख के साफ साफ नज़र आ रहा होता है कि वो थोड़ी सी परेशान भी है। और वो कहती है अ यंग वुमन वांट्स टू सी यू सर, यानी सर एक यंग वुमन है वो आपसे मिलना चाहती है या मिलने आई है। तो हिगिंस कहता है अ यंग वुमन, यानी एक नौजवान औरत, व्हाट डज शी वांट, वो क्या चाहती है, क्या चाहिए उसे। तो मिसेस पीस करती है वेल सर, सर बात ऐसे है कि शी सेज यू विल बी ग्लैड टू सी हर व्हेन यू नो व्हाट शी इज कम अबाउट। यानी उस औरत ने कहा है कि आप ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे जब आपको पता चलेगा कि वो यहाँ पर किस चीज़ के लिए आई है। यानी उस औरत ने मुझे ये कहा शी इज़ क्वाइट अ कॉमन गर्ल सर, यानी दिखने में तो वो आम लड़कियों जैसी है, वेरी कॉमन इंडीड, दरअसल बहुत ज़्यादा आम है। यानी कोई ख़ास बात नहीं है उसको देखकर, कोई भी बंदा उसको कोई ख़ास नहीं कह सकता। आई शुड हैव सेंट हर अवे, यानी मैं तो उसे भेज देती, यहाँ से मतलब भगा देती। ओनली आई थॉट परहैप्स यू वांटेड हर टू टॉक इनटू योर मशीन्स, लेकिन मुझे लगा कि शायद उसको आप अपनी मशीन्स के थ्रू मतलब उसको उसकी आवाज़ को मतलब जो है ना अपनी मशीन्स के थ्रू गुजारना चाहेंगे, यानी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट शायद आप करना चाहेंगे, इस वजह से मैंने उसको नहीं जाने दिया। नहीं तो मैंने तो उसको भेज देना था, यहाँ से दरवाजे से ही भेज देना था। आई होप आई हैव नॉट डन रॉन्ग, मुझे उम्मीद है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, यानी उसको यहाँ पे रोक के मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मुझे उम्मीद है आपको मतलब बुरा नहीं लगा होगा कि मैंने उसको यहाँ तक अभी तक रोक के रखा हुआ है। बट रियली यू सी सच क्वियर पीपल समटाइम्स, लेकिन मैं ये बात कहूँगी कि आप कभी कभार ना बहुत ही अजीब अजीब लोगों से मिलते हैं, यानी आपको बहुत अजीब अजीब लोग मिलने आते हैं। यू विल एक्सक्यूज़ मी, आई एम श्योर सर, यानी सर मुझे माफ़ कर दें अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो। तो अभी वो इतना ही कह रही थी तो हिगिंस जो होता है कहता है ओह दैट्स ऑल राइट मिसेस पियर्स कोई बात नहीं, मतलब मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। हैज़ शी इंटरेस्टिंग एक्सेंट, फिर कहता है कि क्या वो जो लड़की बाहर आई है उसका जो एक्सेंट है, बोलने का अंदाज़ है, वो इंटरेस्टिंग है, यानी मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा कि मैं उसको स्टडी करूं। तो मिसेस पियर्स कहती है ओह समथिंग ड्रेडफुल सर रियली, यानी हाँ उसका एक्सेंट तो बहुत ही मतलब भयानक है, मतलब आपको ज़रूर पसंद आएगा, इतना अजीब उसका एक्सेंट है। आई डोंट नो हाउ यू कैन टेक एन इंटरेस्ट इन इट, यानी मुझे समझ नहीं आती इस तरह के अजीब एक्सेंट्स के अंदर आप कैसे इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो हिगिंस आगे से कहता है टू पिकरिंग, पिकरिंग से कह रहा होता है कि लेट्स हैव हर अप, ठीक है पिकरिंग हम उसे यहाँ पे बुलाते हैं। शो हर अप मिसेस पियर्स, फिर मिसेस पियर्स से कहता है कि मिसेस पियर्स ले आओ उसे ऊपर, यानी इधर ले आओ।
ही रशेस अक्रॉस टू हिज वर्किंग टेबल, और ये कहने के बाद ना वो अपना वो जो उसका जो वर्किंग टेबल होता है जिसके ऊपर चीज़ें उसकी पड़ी होती हैं, वहाँ पे वो जाता है। रशेस का मतलब होता है कि वहाँ पे जाके चीज़ें इधर उधर करने लग जाता है। एंड पिक्स आउट अ सिलेंडर टू यूज़ ऑन द फोनोग्राफ, और वहाँ से ना वो एक सिलेंडर उठाता है जो कि उसने फोनोग्राफ में यूज़ करना होता है। यानी उसके माइंड में होता है कि ये लड़की आएगी ना तो इसकी साउंड्स को मैं फोनोग्राफ में प्ले करूँगा और उनको स्टडी करूँगा। तो मिसेस पियर्स जो होती है ना, ओनली हाफ रिजाइन टू इट। इस लाइन का मतलब ये है कि मतलब वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हुई होती हिगिंस की बात से। तो फिर भी वो कहती है वेरी वेल सर, ठीक है सर, मतलब इट्स फॉर यू टू से, अगर आप कहते हैं तो मैं उसको ले आती हूँ। यानी अगर आप कहते हैं कि हाँ उसका एक्सेंट जो स्टडी करना है तो ठीक है मैं उसको ले आती हूँ। शी गोज डाउन स्टेयर्स, ये कहने के बाद वो नीचे जाती है। तो हिगिंस जो होता है वो कहता है दिस इज रादर अ बिट ऑफ लक। यानी हिगिंस कहता है कि पिकरिंग से कह रहा है कि पिकरिंग ये तो हमारे लिए एक तरह से किस्मत की बात हो गई। आई विल शो यू हाउ आई मेक रिकॉर्ड्स, यानी मैं तुम्हें अब बताऊंगा कि मैं अपना काम कैसे करता हूँ, यानी कैसे मैं लोगों की साउंड्स को रिकॉर्ड करता हूँ और कैसे मैं स्टडी करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा। यानी इस लाइन का मतलब ये है कि वो कहना चाह रहा है कि तुम आज ही आए हो और आज ही हमारे पास एक मतलब ऐसी लड़की आ गई जिसके ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं, जिसकी वॉइस को हम स्टडी कर सकते हैं और मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि मैं अपनी स्टडी कैसे कंडक्ट करता हूँ। वी विल सेट हर टॉकिंग, यानी हम उसे बोलने देंगे। एंड आई विल टेक इट डाउन फर्स्ट इन द बेल्स विजिबल स्पीच, और मैं क्या करूँगा सबसे पहले ना उसे बेल्स विजिबल स्पीच जो है उसके अंदर मतलब उसको नोट डाउन करूँगा। देन इन ब्रॉड रॉमिक, और उसके बाद ब्रॉड रॉमिक जो है उसके अंदर उसको उसकी आवाज़ को नोट डाउन करूँगा। अब ये दोनों चीज़ें क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो बेल्स विजिबल स्पीच है ना, ये साउंड्स को यानी फोनेटिक साउंड्स को ना नोट करने का एक सिस्टम है जो बनाया था अलेक्जेंडर मेलविल बेल ने, उसके नाम पे ये बना है। और इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो साउंड्स होती हैं ना उनको सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखा जाता है। और ये जो दूसरा है ना ब्रॉड रॉमिक, ये भी सेम यही चीज़ है। ये भी एक मतलब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम होता है जिसके अंदर जो साउंड्स होती हैं ना उनको सिंबल्स के जरिए लिखा जाता है। और ये जो था ये डेवलप किया था इज़ैक पिटमैन ने। यानी दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले वाला जो है वो डेवलप किया था अलेक्जेंडर मेलविल बेल ने, और दूसरा जो है वो डेवलप किया था इज़ैक पिटमैन ने। और दोनों में जो मेजर डिफरेंस है ना वो ये है कि बेल विजिबल स्पीच जो है ना ये थोड़ा सा आप समझ लें कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। यानी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर जो सिंबल यूज़ किए जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स है और उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू ब्रॉड रॉमिक। ब्रॉड रॉमिक जो है ना इसके अंदर जो सिंबल यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादा आसान है। और उस टाइम के अगर कंपैरिजन में देखा जाए ना तो जो ज़्यादा यूज़ होता था ना वो ब्रॉड रॉमिक ही था। मैंने इसकी जो प्रीफेस टू पेगमिलियन था ना उसके अंदर भी आपको इन दोनों का डिफरेंस बताया था और डिटेल में इनके बारे में इनका जो बैकग्राउंड था वो बताया था। अगर आप लोगों ने प्रीफेस टू पेगमिलियन जो मेरी वीडियो थी जो कि इसी प्ले से रिलेटेड है, प्रीफेस ना ये एक मतलब एक तरह का ऐसे था जो कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ना ये प्ले लिखने के बाद लिखा था। लेकिन जब भी ये प्ले अब मतलब कहीं पे आप देखेंगे ना तो आपको वो प्रीफेस पहले मिलेगी। तो वो प्रीफेस अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो वो कहता है कि हम उस लड़की की आवाज़ को ना पहले बेल विजिबल स्पीच के अंदर नोट डाउन करेंगे, उसके बाद ब्रॉड रॉमिक के अंदर, एंड देन वी विल गेट हर ऑन द फोनोग्राफ, और उसके अलावा उसके बाद ना हम उसकी साउंड को फोनोग्राफ पे प्ले करेंगे सो दैट यू कैन टर्न हर ऑन एज ऑफन एज यू लाइक विद द रिटन ट्रांसक्रिप्ट बिफोर यू, ताकि तुम क्या कर सको कि बार बार उसको जितनी जितनी बार चाहे ना उतनी बार उसको फोनोग्राफ के ऊपर प्ले कर सको। और उसके अलावा वो जो उसकी ट्रांसक्रिप्ट होगी ना कि वो क्या बोल रही है उसकी सारी ट्रांसक्रिप्ट जो है जो हमने बेल विजिबल स्पीच और ब्रॉड रॉमिक के अंदर सिंबल्स की फॉर्म के अंदर नोट की होगी वो भी तुम्हारे सामने होगी। तो यहाँ पे हिगिंस का ये मतलब था। तो मिसेस पियर्स जो होती है ना रिटर्निंग, वो वापस आती है और कहती है दिस इज द यंग वुमेन सर। अब वो उस लड़की को अपने साथ ले आई और कहती है कि ये है वो लड़की सर। तो द फ्लावर गर्ल इंटर्स, तो वो जो फ्लावर गर्ल होती है फूल बेचने वाली लड़की वो इंटर होती है इन स्टेट। स्टेट का मतलब है बड़े मतलब स्टेटली मैनर के अंदर, एक डेलिकेट वे के अंदर इंटर होती है वहां पे, ठीक है। शी हैज़ अ हैट विद 3 ऑस्ट्रिच फेदर्स। अब उसने एक हैट पहनी होती है जिसके ऊपर 3 ऑस्ट्रिच के फेदर्स यानी पंख लगे होते हैं, और उन ऑस्ट्रिच के फेदर्स का कलर जो होता है वो होता है एक का होता है ऑरेंज, दूसरे का स्काई ब्लू और तीसरे का रेड। यानी उसकी हैट के ऊपर 3 ऑस्ट्रिच के फेदर लगे होते हैं और तीनों का कलर वेरी करता है, एक होता है ऑरेंज कलर का, दूसरा स्काई ब्लू और तीसरा रेड कलर का। शी हैज़ अ नियरली क्लीन एप्रन, और उसने वो एप्रन जो होता है वो एक ड्रेस के ऊपर जो पहनी जाती है ना आगे, तो वो उसने एक एप्रन पहनी होती है
और वो नियरली क्लीन का मतलब होता है कि बहुत गंदा होता है एक तरह से, मतलब शायद ही वो साफ किया गया हो कभी, इस तरह का उसने एप्रन पहना होता है। एंड द शॉडी कोट हैज़ बीन टाइडिड अ लिटिल, शॉडी भी कहते हैं गंदा कोट जो होता है ना, वो भी थोड़ा बहुत ही मतलब टाइड का मतलब होता है थोड़ा सा मतलब ऑर्डर के अंदर, मैनर के अंदर, एक बिहेवियर के अंदर कोई चीज़ यूज़ करना, किसी ड्रेस को यूज़ करना, तो उस कोट को भी ना उसने थोड़ा बहुत ही मतलब सेट किया होता है, बाकी वो बहुत ज़्यादा शॉडी होता है, गंदा होता है। द पैथोस ऑफ दिस डेप्लोरेबल फिगर, पैथोस कहते हैं एक ऐसी क्वालिटी जो कि इमोशन से अराइज होती है, यानी किसी के लिए सिंपथी होना। और डेप्लोरेबल का मतलब होता है कि बदकिस्मत, यानी ये जो बेचारी बदकिस्मत सी लड़की देखने में नज़र आ रही थी ना, इसके लिए जो सिंपथी नज़र आ रही थी, विद इट्स इनोसेंट और इसकी जो इनोसेंट वैनिटी थी, यानी ये बेचारी देखने में तो मतलब गरीब सी लग रही थी, लेकिन ये अपने आप को थोड़ा सा एलीट क्लास का दिखाने की कोशिश कर रही थी, ये जो चीज़ थी ना। एंड कॉन्सिक्वेंटल एयर, और कॉन्सिक्वेंटल एयर जो होता है इसका मतलब होता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करके अगले बंदे के सामने पेश करना। तो वो जो इसकी चीज़ थी, यानी ये वहाँ पर एंटर होते ही, ये अमीर तो थी नहीं, ना तो एलीट क्लास से बिलोंग करती थी और ना ही एक जेंटल लेडी थी, लेकिन ये अपने आप को इस तरह से दिखाना चाह रही थी। तो ये जो सारी चीज़ें थी ना, टच इज पिकरिंग, तो इन सब ने ना पिकरिंग को काफ़ी ज़्यादा टच किया, मतलब उसको काफ़ी चीज़ें अच्छी लग रही थी कि ये लड़की लीड क्लास की है नहीं, लेकिन उस तरह से बनने की कोशिश कर रही है। हु हैज़ ऑलरेडी स्टेटेड हिमसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ मिसिस पियर्स, और ये पिकरिंग जो है ना, ये इतना ज़्यादा इंप्रेस हुआ था लिजा डूलिटल से कि ये मिसिस पियर्स के होते हुए ना वहाँ पे क्या हुआ कि लिजा डूलिटल के लिए खड़ा हो गया, यानी उसके रिस्पेक्ट में खड़ा हो गया। बट एज टू हिगिंस, लेकिन जहाँ तक हिगिंस की बात थी ना, द ओनली डिस्टिंक्शन ही मेक्स बिटवीन मैन एंड वुमेन इज दैट व्हेन ही इज नाइदर बुलिंग नॉर एक्सक्लेमिंग टू द हेवंस अगेंस्ट सम फेदरवेट क्रॉस। अच्छा, लेकिन जहाँ तक हिगिंस की बात है ना, तो सबसे बड़ा फ़र्क यानी डिस्टिंक्शन जो है, यानी डिफरेंस, यानी ये जो हिगिंस था ना, ये मर्दों और औरतों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस करता था ना बात करते हुए, वो ये होता था कि ये उनको ना बात करते हुए ना तो उनको बुरा भला कहता था, और ना ही छोटी छोटी बातों के ऊपर, छोटी छोटी लड़ाइयों के ऊपर क्या करता था कि आसमान सर पे उठा लेता था। फेदर वेट कहते हैं बिल्कुल छोटी सी क्रॉस, यानी लड़ाई, और एक्सक्लेमिंग टू द हेवंस का मतलब है आसमान सर पे उठा लेना, यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब ये किसी आदमी से बात करता था ना, तो ये क्या करता था कि उनको बुली भी करता था, और छोटी छोटी बात के लिए उनके साथ लड़ाई भी करता था, आसमान सर पे उठा लेता था। लेकिन जब ये किसी विमेन से बात करता था, तो ये तब ये काम नहीं करता था। यही एक मतलब डिफरेंस था जो कि ये मर्दों और औरतों में रखता था। ही कॉक्सिस वुमेन, और औरतों के साथ ये कैसे बिहेव करता था कि ही कॉक्सिस वुमेन एज अ चाइल्ड कॉक्सिस इट्स नर्स व्हेन इट वांट्स टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ हर। ये ना बच्चों की तरह औरतों के साथ डील करता था, यानी जिस तरह से छोटे बच्चे जो होते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा जो है वो बीमार है, या फिर वो किसी हॉस्पिटल में है और उसको अपनी नर्स से कुछ चाहिए, तो जिस तरह से वो बच्चों की तरह रिक्वेस्ट करके या मतलब मीठी मीठी बातें करके कोई चीज़, कोई बात या कोई कोई चीज़ मंगवाना चाहता है या कोई काम करवाना चाहता है उससे, कोई चीज़ उसको अगर चाहिए होती है, तो जिस तरह से वो बिहेव करता है ना उस नर्स के साथ, उसी तरह से ये जो मिस्टर हिगिंस था ना, ये औरतों के साथ इस तरह का बिहेव करता था उनसे कोई काम निकलवाने के लिए। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। तो हिगिंस जो होता है ना, ब्रस्कली, ब्रस्कली का मतलब होता है ब्लंटली, यानी बिना डरे बिना खौफ के, रिकग्नाइजिंग हर विद अनकंसील्ड डिसअपॉइंटमेंट, यानी वो उस एलिजा डोलिटल को ना, यानी इस फ्लावर गर्ल को उसी टाइम पहचान लेता है, जैसे वो इंट्रो होती है ना, उसको वो पहचान जाता है कि ये कौन है, विद अनकंसील्ड डिसअपॉइंटमेंट, और उसको देखते ही वो डिसअपॉइंट हो जाता है, और उसकी वो जो डिसअपॉइंटमेंट होती है ना, वो उसके चेहरे पे साफ साफ नजर आ रही होती है। अनकंसील्ड का मतलब होता है कि वो डिसअपॉइंटमेंट उसके चेहरे पे साफ साफ नजर आ रही होती है, वो उसको छुपा भी नहीं पाता। एंड एट वंस, और एक साथ ही, बेबी लाइक मेकिंग एन इनटॉलरेबल ग्रीवेंस ऑफ इट, और बच्चों की तरह ना वो उसके ऊपर अफसोस करता है कि ये यहाँ पे क्यों आई है। फिर कहता है वाई दिस इज द गर्ल आई जॉटेड डाउन लास्ट नाइट, यानी ये तो वही लड़की है जिसका मतलब मैंने कल रात जिसकी जो वर्ड्स थे, जो एक्सेंट था, उसको नोट डाउन कर लिया था। शी इज़ नो यूज़, यानी इसका मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैव गॉट ऑल द रिकॉर्ड्स, इसका मैंने जो कुछ भी मतलब रिकॉर्ड करना था, जो भी बातें रिकॉर्ड करनी थी इसके बारे में, वो मैंने कल रात ही कर ली थी। आई वॉन्ट ऑफ द लिसन ग्रूव लिंगो, अब इस पूरी लाइन का मतलब था कि कल रात लिसन ग्रूव लिंगो नाम की जगह के ऊपर मैंने इसकी जो भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह करनी थी वो मैंने कर ली थी। एंड आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट अनदर सिलेंडर ऑन इट, और आज मैं इसके ऊपर अपने फोनोग्राफ का एक और वैक्स सिलेंडर जो है वो वेस्ट नहीं करूँगा। टू द गर्ल, फिर वो उस लड़की से कहता है बी ऑफ विद यू आई डोंट वांट यू, यानी ये लड़की जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। द फ्लावर गर्ल जो होती है ना, वो कहती है डोंट यू बी सो सॉसी,
यानी इतना मतलब बुरा बनने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे साथ, यानी इतनी इतनी बदतमीज़ी भी क्या करनी, या इतना बोल्ड वे के अंदर क्यों बात कर रहे हो मुझसे। यू एंट हर्ड व्हाट आई कम फॉर येट, यानी तुमने तो अभी तक सुना भी नहीं मैं यहाँ पर किस लिए आई हूँ। तो मिसेस पियर्स, फिर ना वो मिसेस पियर्स की तरफ देखती है, फ्लावर गर्ल हु इज़ वेटिंग एट द डोर टू फर्दर इंस्ट्रक्शन, जो कि दरवाजे के ऊपर खड़ी होती है कि मिस्टर हिगिंस उसको आगे क्या ऑर्डर देते हैं। तो उसको देखकर ना वो कहती है फ्लावर गर्ल कि डिड यू टेल हिम आई कम इन अ टैक्सी, यानी लेडी क्या तुमने इसको बताया मिस्टर हिगिंस को कि मैं यहाँ पर टैक्सी में आई हूँ। तो मिसेस पियर्स जो होती है ना वो कहती है नॉनसेंस गर्ल व्हाट डू यू थिंक अ जेंटलमैन लाइक मिस्टर हिगिंस केयर्स व्हाट यू केम इन। तो मिसेस पियर्स कहती है कि बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर हिगिंस जैसा जेंटलमैन जो है उसे क्या परवाह होगी कि तुम किस चीज़ में आई हो। तो फ्लावर गर्ल जो होती है वो कहती है ओह वी आर प्राउड। अब यहाँ पे ना सार्कास्टिकली वो उसकी बेइज्जती करेगी मिस्टर हिगिंस की, वो कहती है ओह वी आर प्राउड, हाँ हाँ मैं तो भूल ही गई थी, ये आदमी जो है ये तो अपने आप को बड़ा प्राउड समझता है। अब ये देखो वी आर प्राउड, यहाँ पे ना ये एक एक कोलोकियल वे होता है, यानी एक आम रूटीन के अंदर इनफॉर्मल वे होता है किसी की बेइज्जती करने का, तंज करने का, उसको आयरॉनिकल वे के अंदर सार्कास्टिकली उसको ट्रीट करने का, टीज करने का। तो उसी तरह से यहाँ पे वो वी का वर्ड यूज करके सिर्फ हिगिंस को मतलब टीज कर रही है, उसको मतलब सार्कास्टिकली रिमार्क दे रही है, कहती है वी आर प्राउड, हाँ मैं तो भूल ही गई थी, ये तो मतलब इतना प्राउड आदमी है। ही एंट अबव गिविंग लेसन्स नॉट हिम, यानी ये तो मुझे जो है ना मतलब कभी भी लेसन्स नहीं देना चाहता, या मतलब नहीं देगा कभी भी, नॉट हिम यानी ये तो मुझे कभी भी लेसन्स नहीं देगा, यानी मैं किसी और आदमी से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो मुझे सिखा देगा कुछ ना कुछ, लेकिन ये जितना मतलब गरूर वाला आदमी है, प्राउड वाला आदमी है ना, ये मुझे कभी भी लेसन्स नहीं देगा। आई हर्ड हिम से सो, मैंने मतलब इसकी बात सुन ली है, इसने मुझे क्या कहा है ये सुन चुकी हूँ। वेल आई एंट कम हेयर टू आस्क फॉर एनी कॉम्प्लीमेंट, यानी यहाँ पे मैं किसी कॉम्प्लीमेंट के लिए नहीं आई कि मेरे मतलब मुझे फेवर दो कोई, बिना किसी मतलब चीज़ के मुझे मेरा मुझे ना कोई फेवर दे दो, मैं इस चीज़ के लिए नहीं आई। एंड इफ़ माई मनी इज़ नॉट गुड इनफ आई कैन गो एल्सवेयर, और अगर मेरे पैसे जो मैं तुम्हें दूंगी वो अगर काफ़ी ना हुए ना, यानी तुम उससे सेटिस्फाई ना हुए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो हिगिंस कहता है गुड इनफ फॉर व्हाट, यानी किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए तुम मुझे पैसे दोगी। तो फ्लावर गर्ल जो थे वो कहते हैं गुड इनफ फॉर जी हूँ। अब ये उसका एक्सेंट ही है, बोलने का अंदाज है जिसमें वो ये ओ इस तरह से करती है कि तुम्हारे लिए, यानी ये ऊ यहाँ पे मतलब है यू, यानी तुम्हारे लिए अगर काफ़ी ना हो मैं ये कह रही हूँ। नाउ यू नो डोंट यू, यानी अभी भी तुम्हें समझ नहीं आई मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। आई एम कम टू हैव लेसन्स, आई एम यानी मैं यहाँ पे लेसन्स लेने के लिए आई हूँ, सीखने के लिए आई हूँ। एंड टू पे फॉर एम टू, एम का मतलब है देम, यानी और मैं उन लेसन्स के लिए पे भी करूंगी, पैसे भी दूंगी तुम्हें। मेक नो मिस्टेक, यानी इस भूल में ना रहना कि मैं फ्री में लेसन्स लेने आई हूँ, बल्कि मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी उसके। तो हिगिंस जो होता है ना स्टूपेंट, स्टूपेंट का मतलब होता है थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और मतलब हैरान सा होके कहता है वेल अच्छा, रिकवरिंग हिज ब्रेथ विद अ गैस्प, वो थोड़ा सा मतलब अपना सांस रोक के ना इस तरह से सांस रोक के अपने आप को रिकवर करता है और कहता है व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू से टू यू, यानी तुम मुझसे क्या तवक्को करती हो कि मैं इसके जवाब में तुम्हें क्या कहूँ। तो फ्लावर गर्ल जो होती है वो स्ट्रेट टू द पॉइंट कहती है वेल इफ़ यू वॉज अ जेंटलमैन, अगर तुम एक भले आदमी होते ना, यू माइट आस्क मी टू सिट डाउन। तो सबसे पहले तो आई थिंक मुझे लगता है कि तुमने ना मुझे बैठने को कहना था, क्योंकि जब से मैं आई हूँ तुमने मुझे बैठने के लिए कहा नहीं है। डोंट आई टेल यू आई एम ब्रिंगिंग यू बिजनेस, क्या तुम्हें मैंने नहीं बताया कि मैं तुम्हारे लिए काम लेकर आई हूँ, यानी इससे तुम्हें ही फायदा होगा, तुम्हारे बिजनेस में फायदा होगा। तुम्हारा बिजनेस है ना कि तुम लोगों को लेसन्स देते हो उसके बदले में पैसे लेते हो, तो मैं तुम्हें एक तरह से काम ही दे रही हूँ, मैं कौन सा फ्री में करवा रही हूँ ये काम। तो हिगिंस जो होता है ना वो कहता है पिकरिंग शैल वी आस्क दिस बैगेज टू सिट डाउन और शैल वी थ्रो हर आउट ऑफ द विंडो। तो हिगिंस जो होता है ना अब वो पिकरिंग से सजेशन मांग रहा है कि पिकरिंग मुझे बताओ कि क्या इस कूड़े की बाल्टी को, बैगेज का मतलब यही है यानी पुराना सामान कचरा, यानी क्या इस कचरे को हम बैठने के लिए कहीं या इसको खिड़की से बाहर फेंक दें। तो फ्लावर गर्ल जो होती है ना रनिंग अवे इन टेरर टू द पियानो, वो पियानो की तरफ भागती हुई डरते हुए ना भागती हुई जाती है। वेयर शी टर्न्स एट पे, टर्न्स एट पे जो है ना ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं होता ना करने के लिए आप हार मान जाते हैं, यानी आपको पता होता है कि अब आप कहीं भाग नहीं सकते, तो फिर आप उस डिफिकल्टी का सामना करने के लिए मतलब उसका मुकाबला करने के लिए ना एक पोजीशन में आ जाते हो, लड़ने की पोजीशन में आ जाते हो। तो ये भी जब वहाँ पे पियानो के पास भाग कर जाती है ना तो वहाँ पे ये लड़ने के लिए वहाँ पे ऐसे मतलब टर्न हो जाती है, जैसे कि ये उसको मारेगी, हिगिंस को उसका मुकाबला करेगी। तो इस तरह से वहाँ पे जाकर खड़ी हो जाती है और करती है ये उसके रोने की आवाज़ है सारी, ठीक है। तो अब वहाँ पे जाके ये रो रही है। वाउंडेड एंड विम्परिंग, वाउंडेड एंड विम्परिंग का मतलब है कि मतलब ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही है, रो रही है।
और कहती है आई वॉन्ट बी कॉल्ड अ बैगेज व्हेन आई हैव ऑफर टू पे लाइक एनी लेडी, यानी जब मैं हर मतलब लेडी की तरह तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तो मैं नहीं चाहूंगी कि तुम मुझे बैगेज कहो, कचरा कहो, यानी मुझे कचरा क्यों कह रहे हो तुम। मोशनलेस द टू मैन स्टेयर एट हर फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द रूम अमेज्ड। अब वो क्योंकि वो भागकर पियानो के पास गई है, यानी रूम के दूसरी साइड पे चली गई, और ये जो दोनों पिकरिंग और हिगिंस हैं ये रूम के दूसरे साइड पे हैं। तो ये दोनों बेचारे आदमी उसकी इस सिचुएशन को, इस एक्टिविटी को, मतलब वहाँ पे दूर से खड़े हुए ना देख रहे होते हैं, मतलब घूर घूर के देख रहे होते हैं, और दोनों मतलब हैरान होते हैं कि ये कर क्या रही है। तो पिकरिंग जो होता है ना जेंटली, वो मतलब बड़े प्यार से कहता है वट इज़ इट यू वॉन्ट माई गर्ल, यानी बच्ची तुम चाहती क्या हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो फ्लावर गर्ल जो होती है ना कहती है आई वॉन्ट टू बी अ लेडी इन अ फ्लावर शॉप स्टेड ऑफ सेलिंग एट द कॉर्नर ऑफ टॉटनहैम कोर्ट रोड। स्टेड ऑफ का मतलब है इंस्टेड ऑफ, यानी कहती कि मैं ना टॉटनहैम कोर्ट रोड जो है ना जहाँ पे मैं फूल बेचती हूँ, वहाँ पे मैं फूल बेचने की बजाय ना एक दुकान में फूल बेचना चाहती हूँ। बट लेकिन दे वॉन्ट टेक मी अनलेस आई कैन टॉक मोर जेंटील। जेंटील का मतलब है जेंटल। अब ये इसका एक्सेंट है जो बार बार इस तरह से वर्डिंग आपको चेंज मिलेगी ना, ये इसी का एक्सेंट है कि इस एक्सेंट में ये बात करती है, यानी इसको सही तरह से वर्ड्स प्रोनाउंस भी नहीं करने आते। तो कहती है कि वो जो दुकान वाले हैं ना, वो मुझे तब तक मतलब हायर नहीं करेंगे, जॉब नहीं देंगे, जब तक मैं एक जेंटल लेडी की तरह बिहेव नहीं कर जाती या और जेंटल वे में बात नहीं करती, और मुझे बात नहीं करनी आती, इस वजह से मैं वहाँ पे फूल नहीं बेच सकती, लेकिन मैं बेचना चाहती हूँ। ही सैड ही कुड टीच मी, लेकिन इसने यानी मिस्टर हिगिंस ने कहा था कि ये मुझे सिखा सकता है जेंटल वे में बात करना। वेल हेयर आई एम रेडी टू पे हिम। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे मतलब पे करने के लिए भी तैयार हूँ। नॉट आस्किंग एनी फेवर, मैं इससे कोई मतलब फेवर नहीं मांग रही, एहसान नहीं मांग रही इससे मैं कोई। एंड ही ट्रीट्स मी एज इफ आई वॉज डर्ट, और ये मुझे यहाँ पे ऐसे ट्रीट कर रहा है कि जैसे मैं कोई मतलब गंदगी हूँ, कचरा हूँ। तो मिसेस पियर्स जो होती है ना वो कहती है हाउ कैन यू बी सच अ फूल इग्नोरेंट गर्ल एज टू थिंक यू कुड अफोर्ड टू पे मिस्टर हिगिंस। तो मिसेस पियर्स जो है वो उसका पारा हर टाइम चढ़ा रहता है, तो वो कहती है कि बेवकूफ़ लड़की, तुम ये कैसे सोच सकती हो कि तुम जो हो मिस्टर हिगिंस जैसे आदमी को अफोर्ड कर सकती हो, यानी उनको पे कर सकती हो, ये तुमने सोचा भी कैसे। तो फ्लावर गर्ल जो होती है वो कहती है व्हाई शुड नॉट आई, मैं क्यों नहीं पे कर सकती, आई नो व्हाट लेसन्स कॉस्ट एज वेल एज यू डू। तो कहती है कि मैं भी उतना ही जानती हूँ लेसन्स के बारे में, कि मतलब लेसन्स के लिए कितना पे करना चाहिए जितना आप जानती हैं। एंड आई एम रेडी टू पे, और मैं पे करने के लिए भी तैयार हूँ। तो हिगिंस जो होता है वो फाइनली कहता है हाउ मच, यानी कितने पैसे दोगी तुम मुझे। तो फ्लावर गर्ल जो होती है ना कमिंग बैक टू हिम ट्रम्फेंट, तो वो ऐसे उसकी तरफ आती है जैसे वो जीत गई होती है, और उसकी तरफ वापस आते हुए कहती है नाउ यू आर टॉकिंग, अब तुम बात कर रहे हो ना काम की बात। आई थॉट यू वुड कम ऑफ इट व्हेन यू सॉ अ चांस ऑफ गेटिंग बैक अ बिट ऑफ व्हाट यू चक्ड एट मी लास्ट नाइट। इस्लाम का मतलब यह है कि वो कहती है कि मुझे लगा ही था कि जब तुम्हें लगेगा ना कि जो चीज़ तुमने कल रात नोट की थी, मतलब मेरी आवाज़ नोट की थी, वो आवाज़ अगर तुम्हें दोबारा नोट करने का मौका मिले, तो तुम ज़रूर जो है ना मतलब मेरी मदद करोगे या मुझे लेसन ज़रूर दोगे। यही मैंने सोचा था और वही काम तुमने किया, यानी तुम दोबारा मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए हो। चक्ड एट मी का मतलब है कि कल रात जो रिकॉर्डिंग की थी तुमने, मतलब एक तरह से नोट किया था बुक के अंदर मेरे एक्सेंट को कॉन्फिडेंशली। फिर वो बड़े फ़ख्र के साथ कहती है, मतलब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती है यू हैड हैड अ ड्रॉप इन हैडंट यू। इस लाइन का मतलब है ड्रॉप इन का होता है ड्रंक होना। तो यहाँ पे वो कह रही है कि मुझे लगता है कि कल रात जो था ना, तुम जब मतलब मेरे एक्सेंट को नोट कर रहे थे ना, शायद तुमने शराब पी हुई थी, यानी तुम ड्रंक थे शायद। ऐसा ही है ना, तुम ड्रंक थे ना। तो एगिस जो होता है ना पेरम्टोरियली यानी कमांडिंगली यानी हुक्म देते हुए से कहता है सिट डाउन, बैठ जाओ। तो फ्लावर गर्ल जो होती है वो कहती है ओ इफ़ यू आर गोइंग टू मेक अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट। अब ये भी लाइन जो है सार्कास्टिक वे के अंदर कही है कि फ्लावर गर्ल जो है ना उसको हिगिंस ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, यानी गुस्से में कहा कि बैठ जाओ, लेकिन वो ऐसे शो कर रही है कि जैसे उसने कॉम्प्लीमेंट दिया है कि यानी अच्छा तुम अगर मेरी तारीफ करते हो, मुझे बैठने का कह ही रहे हो इतने प्यार से, तो मैं बैठ जाती हूँ। जबकि हिगिंस ने उसको प्यार से नहीं गुस्से से बैठने के लिए कहा है। तो ये भी एक वे होता है सार्कास्टिक वे के अंदर किसी को रिमार्क देने का। तो हिगिंस जो होता है ना थंडरिंग एट हर, गुस्से से उसको कहता है सिट डाउन, मैंने तुम्हें कहा बैठ जाओ। तो मिसेस पियर्स होती है ना स्वेयरली, वो भी बड़े गुस्से से कहती है सिट डाउन गर्ल, यानी बैठ जाओ लड़की। डू एज यू आर टोल्ड, यानी जैसा तुम्हें कहा जा रहा है वैसा ही करो। शी प्लेसेस द स्ट्रे चेयर नियर द हीथ्रग बिटवीन हिगिंस एंड पिकरिंग। तो वो जो वहाँ पे एक स्ट्रे चेयर फालतू की चेयर पड़ी होती है ना, उसको मिसेस पियर्स उठा के हिगिंस और पिकरिंग के दरमियान वहाँ पे हीथ्रग के पास रख देती है। हीथ्रग यानी वही जो आग के पास बैठने की जगह होती है, वहाँ पे रख देती है। एंड स्टैंड्स बिहाइंड इट, और उस चेयर के पीछे खड़ी हो जाती है, वेटिंग फॉर द गर्ल टू सिट डाउन। और वो एलिज़ा के इंतज़ार में होते हैं कि कब वो उसके ऊपर बैठेगी। तो द फ्लावर गर्ल जो होती है ना वो फिर से रोने लग जाती है। एंड शी स्टैंड्स हाफ रेबिलियस हाफ बेविल्डर्ड।
अब वो वहाँ पे खड़ी रहती है, मतलब बैठती नहीं है, खड़ी है। रेबेलियस यानी रेबेल होता है ना, जैसे बागी होता है जो बात नहीं मानता, उसकी तरह हाफ bewildered और थोड़ी सी परेशान, यानी आधी परेशान और आधी गुस्से में वहाँ पे बागियों की तरह खड़ी रहती है वहाँ पे। तो पिकरिंग जो होता है ना, वेरी कॉटियस, बड़े प्यार से उसे कहता है वॉन्ट यू सिट डाउन, यानी तुम बैठोगी नहीं इसके ऊपर। तो लिजा जो होती है ना, कॉयली यानी शर्माते हुए थोड़ा सा, जब उसको प्यार से किसी ने कहा बैठने के लिए तो वो थोड़ा सा शर्माते हुए कहती है डोंट माइंड इफ़ आई डू, ठीक है, मतलब मैं बैठ जाती हूँ, अगर आप कहते हैं तो मैं बैठ जाती हूँ। शी सिट्स डाउन, यानी अब यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि सिर्फ पिकरिंग है जो कि उसके साथ अच्छे से बात कर रहा है, बिहेव कर रहा है, और कोई भी उसके साथ अच्छे से बात और बिहेव नहीं कर रहा है, यानी ना हिगिंस ना मिसेस पियर्स। शी सिट्स डाउन, तो फिर वो उस चेयर के ऊपर बैठ जाती है। पिकरिंग रिटर्न्स टू द हीथ रग, और पिकरिंग जो होता है वो भी हीथ रग यानी उस आग के सामने वाली जगह पे चला जाता है वापस। तो हिगिंस कहता है व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो फ्लावर गर्ल जो होती है कहती है लीजा डूलिटल, यानी मेरा नाम है लीजा डूलिटल। तो हिगिंस जो होता है ना, डीक्लेमिंग ग्रेवली, डीक्लेमिंग का मतलब होता है उस नाम को दोबारा रिपीट करता है ग्रेवली, यानी सीरियस वे के अंदर, यानी संजीदा वे के अंदर, कॉम्प्लेक्स वे के अंदर उसके नाम को दोबारा, जैसे ना बड़ा वो उसके ऊपर गौर कर रहा है, इस तरह से वो रिपीट करता है, कहता लीजा, एलिजाबेथ, बेट्सी एंड बेस दे वेंट टू द वुड्स टू गेट अ बर्ड्स नेस्ट। अब यहाँ पे ये जो हिगिंस ने लाइन बोली ना, यहाँ पे जब उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो फ्लावर ने बताया कि मेरा नाम लीजा डूलिटल है। तो अब लीजा के नेम के ऊपर ना वो एक प्लेफुल राइम जो है वो प्ले करेगा, यानी वो रिसाइट करेगा कि लीजा, एलिजाबेथ, बेट्सी एंड बेस, यानी ये चार लड़कियां थी, ये चारों कहाँ पे गई कि परिंदों के घोंसलों पे ना ये अंडे ढूंढने के लिए गई जंगल में। अच्छा, अब उस मजाक में पिकरिंग भी उसके साथ शामिल हो जाएगा। तो पिकरिंग कहता है दे फाउंड अ नेस्ट विद 4 एग्स इन इट, यानी उन लोगों को वहाँ पे एक घोंसला भी मिला जिसके अंदर 4 अंडे थे। तो हिगिंस कहता है दे टुक 1 अ पीस एंड लेफ्ट 3 इन इट, उन चारों ने ना एक एक अंडा उठा लिया और फिर उस घोंसले के अंदर 3 अंडे बच गए। अब ये जो ओवरऑल सारी जो उसने पोइम जो थी, जो राइम जो थी, जो उसने यहाँ पे मतलब प्ले की, एक मैथ की नॉनसेंस सी जो मिस्टेक है ना उसके ऊपर था कि 4 लड़कियां थी, उनको एक परिंदे के घोंसले में 4 अंडे मिले, सब ने एक एक उठा लिया, फिर भी 3 कैसे बच गए। तो उसके बारे में ये सारी मतलब पॉइंट थी, और उसका नाम का ना एक तरह से मजाक उड़ाते हुए ना वो यहाँ पे ये कर रहे थे, यानी पिकरिंग भी उसमें शामिल था। तो दे लाफ हार्टली एट देयर ओन विट, तो जब वो ये पॉइंट पूरी करते हैं तो एंड पे वो दोनों मतलब हंसते हैं इसके ऊपर। तो लिजा कहती है ओह डोंट बी सिली, यानी पागल क्यों बन रहे हो आप लोग, इस तरह से पागलों की तरह ये क्या कर रहे हो। तो मिसेस पियर्स जो होती है वो कहती है यू मस्ट नॉट स्पीक टू द जेंटलमैन लाइक दैट, यानी लीजा तुम्हें जेंटलमैन यानी ये जो मिस्टर हिगिंस है इससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तो लीजा कहती है वेल व्हाई वॉन्ट ही स्पीक सेंसिबल टू मी, यानी लीजा की बात भी ठीक है कि अगर मैं ऐसे बात उससे नहीं कर सकती तो ये मतलब मेरा मजाक क्यों उड़ा रहा है, ये मतलब नॉन सेंसिबल बिहेवियर की शो कर रहा है मेरे साथ। तो हिगिंस जो होता है वो कहता है कम बैक टू बिजनेस, चलो काम की तरफ वापस आते हैं। हाउ मच डू यू प्रपोज टू पे मी फॉर द लेसन्स, अच्छा तुम मतलब चाहती हो ना कि मैं तुम्हें लेसन्स दूँ, तो मुझे बताओ पहले कि मतलब तुम मुझे उन लेसन्स के लिए कितना पे करोगी। तो लीजा जो होती है वो कहती है ओह आई नो व्हाट्स राइट, यानी हाँ हाँ मैं जानती हूँ कि मतलब सही रकम कितनी बनती है। A lady friend of mine gets French lessons for 8 pence an hour from a real French gentleman, फिर वो एक मिसाल देती है, एग्जाम्पल देती है, कहती है मेरी ना एक मतलब दोस्त थी, उसने ना फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए ना लेसन्स लिए थे, और वो जिससे उसने लेसन्स लिए थे वो भी एक मतलब ओरिजिनल फ्रेंच का आदमी था, यानी फ्रेंच बोलने वाला आदमी था, और उसने ना उससे 1 घंटे के 8 पेंस लिए थे, यानी ये उसने चार्ज किया था 1 घंटे के 8 पेंस। फिर कहती है वेल यू वुड नॉट हैव द फेस टू आस्क मी द सेम फॉर टीचिंग माई ओन लैंग्वेज एज यू वुड फॉर फ्रेंच, और कहती है कि और जहाँ तक बात रही मेरी, तो क्योंकि तुमने मुझे मेरी ही ज़ुबान सिखानी है, यानी इंग्लिश सिखानी है, कोई मतलब फॉरेन लैंग्वेज नहीं सिखानी, मेरी ही ज़ुबान सिखाने के लिए जहाँ तक मुझे पता है कि तुम इतनी ज़रूरत तो नहीं करोगे कि मुझसे भी तुम 8 पेंस की डिमांड करो। हैव द फेस टू आस्क मी का मतलब है कि डिमांड करना, यानी इतनी ज़रूरत करना कि तुम भी मुझसे 8 पेंस ही मांगो, क्योंकि वो जो आदमी था वो उसे फ्रेंच सिखा रहा था जो कि उस लड़की की ज़ुबान नहीं थी, लेकिन तुम मुझे इंग्लिश सिखाओगे जो कि मेरी अपनी ज़ुबान है, मतलब उसको बस बेटर करना है, थोड़ा सा मतलब स्टाइल सिखाना है, बिहेवियर सिखाना है मुझे, लैंग्वेज तो मेरी अपनी है ना। तो फिर कहती सो आई वॉन्ट गिव मोर देन अ शिलिंग, इसलिए मैं तुम्हें 1 शिलिंग से ज़्यादा नहीं दूंगी। अब यहाँ पे लीजा जो है ना वो थोड़ी सी मतलब मैथ के मामले में बेवकूफ़ भी है। वो कह रही, पहले वो कह रही थी कि मैं 8 पेंस तुम्हें नहीं दूंगी, लेकिन अब वो यहाँ पे कह रही है कि मैं तुम्हें 1 घंटे के
1 शिलिंग दूँगी। 1 शिलिंग जो होता है ना वो 12 पेंस के बराबर होता है। यानी यहाँ पे वो अपनी बात का टोटली ऑपोज़िट मतलब अमाउंट दे रही है। वो कह रही थी मैं 8 पेंस नहीं दूँगी, लेकिन यहाँ पे वो उसको अब 12 पेंस देने के लिए तैयार हो गई है। फिर कहती है टेक इट और लीव इट, यानी या ले लो या फिर रहने दो। मतलब अगर इनकार भी कर दोगे तो मुझे चलेगा, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो हिगिंस जो होता है ना, वेकिंग अप, वो उठते हुए एंड डाउन द रूम, और मतलब कमरे में ना आगे जाते हुए, रैटलिंग हिज कीज एंड हिज कैश इन हिज पॉकेट्स। रैटलिंग का मतलब होता है कोई चीज़ ढूंढने के लिए ना, वो जो मतलब हम हाथ किसी पॉकेट में या बैग में डाल के कोई चीज़ जैसे ढूंढ रहे होते हैं, इस तरह से वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और अपने कैश और अपनी मतलब जो भी उसकी पॉकेट में कीज़ होती है ना, उनको मतलब ऐसे हिला रहा होता है पॉकेट में और खड़ा होके कमरे में चल रहा होता है, और फिर कहता है यू नो पिकरिंग, यानी पिकरिंग तुम जानते हो, इफ़ यू कंसिडर अ शिलिंग, यानी अगर तुम इस लड़की के ज़रिए से दिए जाने वाला जो एक शिलिंग है उसको भी तुम मतलब अच्छी तरह से समझो ना, नॉट एज सिंपल शिलिंग, उसको एक आम सा शिलिंग नहीं समझना, यानी उसको 12 पैसे नहीं समझना, बट एज अ परसेंटेज ऑफ दिस गर्ल्स इनकम। अगर तुम उस शिलिंग को, उस एक शिलिंग को इस लड़की की जो इनकम है उसकी परसेंटेज के साथ मतलब कंपैरिजन करके मतलब उसको देखो ना, इट वर्क्स आउट एज फुली इक्वलेंट, तो ये उतना ही बराबर होगा टू 60 और 70 गाइनास फ्रॉम आ मिलियनियर। तो जिस तरह से एक मिलियनर जो है वो मुझे 1 घंटे के 60 से 70 गाइनास जो है वो देने के लिए तैयार होगा, तो ये जो एक शिलिंग है ना, अगर इसको भी हम इस लड़की की जो इनकम है, जो पैसे हैं, जितनी ये कमाती है उसके साथ अगर कंपेयर करें, मुवाज़ना करें ना, तो ये मतलब बिल्कुल ठीक है, ये उसी के बराबर होगा। अब ये जो गायनास है ना, ये भी ब्रिटिश का एक गोल्ड कॉइन है जिसकी कीमत 21 शिलिंग्स होती है। यानी अगर मुझे कोई मिलियनेयर जो है वो 1 घंटे के पैसे देना चाहेगा ना, तो वो मुझे 60 से 70 गायनास देगा, जिसमें एक गायना जो होता है वो 21 शिलिंग्स के बराबर होता है, और ये लड़की जो है ये मुझे 1 घंटे के 1 शिलिंग देना चाहती है, जो कि इसकी इनकम के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो पिकरिंग कहता है हाउ सो, यानी ऐसा कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं है, थोड़ा सा मुझे समझाओ। फिगर इट आउट, यानी इसको थोड़ा सा ऐसे समझो कि अ मिलियनेयर हैज़ अबाउट 150 पाउंड्स अ डे, यानी एक मिलियनेयर जो है ना वो 150 पाउंड्स कमाता है एक दिन के। शी अर्न्स अबाउट हाफ अ क्राउन, और ये जो है ये एक दिन का हाफ अ क्राउन जो है वो कमाती है। हाफ अ क्राउन जो होता है वो इक्वल होता है 2 शिलिंग और 6 पेंस के, यानी 2 शिलिंग और 6 पेंस के इक्वल होता है हाफ अ क्राउन। तो कहता है कि ये उतने कमाती है, जबकि एक मिलियनेयर जो होता है वो एक दिन के 150 पाउंड जो है वो कमाता है। तो लीजा जो होती है ना हॉटली जल्दी से मतलब उसकी बात को टोकते हुए कहती है हु टोल्ड यू आई ओनली, यानी अभी वो कहने लगी थी कि तुम्हें किसने बताया कि मैं एक दिन के हाफ अ क्राउन कमाती हूँ, लेकिन उसकी बात को पूरा होने से पहले ही हिगिंस जो है कंटिन्यूइंग, यानी अपनी बात उसी को कंटिन्यू करते हुए कहता है शी ऑफर्स मी 2/5 ऑफ हर डेज इनकम फॉर अ लेसन। तो यहाँ पे ये जो लीजा है ना, ये मुझे अपनी एक दिन की इनकम का ना तकरीबन 40% जो है ना वो यहाँ पे ऑफर कर रही है। 2/5 of a millionaire's income for a day would be somewhere about 60 pounds। अगर हम एक मिलियनेयर की इनकम का 2/5 जो पार्ट है वो देखें ना, तो वो बनेगा 60 पाउंड्स। इट्स हैंडसम, जो कि मतलब काफ़ी ठीक है। यानी अगर मिलियनेयर की एक दिन की जो इनकम है ना, उसकी इनकम का जो 40% है उसको अगर हम देखें तो वो 60 पाउंड बनता है, और ये जो लड़की है ये भी मुझे अपनी एक दिन की इनकम का 40% दे रही है, वो भी मतलब इसके अकॉर्डिंग काफ़ी ठीक है। बाय जॉर्ज, बाय जॉर्ज का मतलब मैं जॉर्ज की कसम खा के कहता हूँ, इट्स इनॉर्मस, ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, जितना ये मुझे दे रही है ये बहुत ज़्यादा है। इट्स द बिगेस्ट ऑफर आई एवर हैड। इसने जो मुझे ऑफर दी है ना, ये आज तक की मेरे लिए सबसे बड़ी ऑफर है। देख रहे हैं ना कि किस तरह से मतलब उसने पर्सपेक्टिव चेंज करके लीजा की जो ऑफर थी उसको किस तरह से मतलब एम्पलीफाई कर दिया। तो लीजा जो होती है वो कहती है राइजिंग, उठते हुए, टेरिफाइड और डरते हुए कहती है 60 पाउंड्स, यानी उसकी लीजा ने जो इसकी पूरी बात में चीज़ नोट की ना, वो 60 पाउंड्स थे जो उसने एक मिलियनेयर के बताया कि एक मिलियनेयर जो है ना, अगर वो मुझे अपनी एक दिन की इनकम का 40% देता तो वो 60 पाउंड होने थे। तो लीजा ने वही बात सुनी और कहती 60 पाउंड्स, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ये तुम क्या कह रहे हो, आई नेवर ऑफर्ड यू 60 पाउंड्स, यानी मैंने तो तुम्हें मतलब एक बार भी 60 पाउंड्स देने का नहीं कहा। वेयर वुड आई गेट, यानी मैं कहाँ से वो लाऊंगी। अभी वो इतनी बात कर ही रही थी, हिगिंस कहता होल्ड योर टंग, यानी अपनी जुबान बंद रखो। तो लीजा जो होती है ना वीपिंग रोते हुए कहती है बट आई एंट गोट 60 पाउंड्स, यानी मेरे पास तो 60 पाउंड्स नहीं है, मतलब हल्का हल्का रोते हुए। ओ, अब वो कुछ कहने लगी थी तो मिसेस पियर्स जो होती है ना वो कहती है डोंट क्राई यू सिली गर्ल,
यानी ये बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, सिट डाउन, बैठ जाओ, नोबडी इज़ गोइंग टू टच योर मनी, कोई भी तुम्हारे पैसों को हाथ नहीं लगाने वाला। तो हिगिंस जो होता है ना, वो कहता है somebody is going to touch you with a broomstick, यानी तुम्हें ना कोई यहाँ पे आके झाड़ू से ज़रूर टच करेगा या मारेगा if you don't stop sniveling, अगर तुमने इस तरह से रोना बंद ना किया। स्निवलिंग कहते हैं फरियाद करना, रोते रोते जो बंदा मतलब अपील कर रहा होता है ना किसी दूसरे बंदे से, उसको कहते हैं स्निवलिंग। यानी अगर तुमने इस तरह से रोना बंद ना किया ना, तो ज़रूर तुम्हें कोई ना कोई आके यहाँ पे झाड़ू से मारेगा। सिट डाउन, बैठ जाओ। तो लिजा जो होती है ना, ओबेइंग स्लोली, मतलब आहिस्ता से उसकी बात मानते हुए, फिर से रोते हुए, और कहती है वन वुड थिंक यू वाज माई फादर, यानी जिस तरह से तुम मेरे साथ बिहेव कर रहे हो, अगर कोई दूसरा यहाँ पे देख ले तो वो ये समझेगा कि तुम मेरे फादर हो। जिस तरह से एक फादर मतलब अपनी डॉटर के साथ बिहेव करता है या चिल्ड्रन के साथ बिहेव करता है, तुम मेरे साथ उसी तरह से बिहेव कर रहे हो। तो हिगिंस कहता है इफ़ आई डिसाइड टू टीच यू, अगर मैंने तुम्हें पढ़ाने का सोच लिया ना, तुम्हें लेसन देने का सोच लिया ना, आई विल बी वर्स देन 2 फादर्स टू यू, तो मेरा जो तुम्हारे साथ बिहेवियर होगा ना, वो 2 फादर से भी ज़्यादा बुरा होगा। यानी अभी तो मैं एक फादर की तरह बिहेव कर रहा हूँ ना, और अगर मैंने तुम्हें लेसन्स देने का फैसला कर लिया और लेसन्स देना शुरू कर दिए ना, तो उस टाइम पीरियड के अंदर मेरा जो तुम्हारे साथ बिहेवियर होगा वो 2 फादर से भी ज़्यादा बुरा होगा। हेयर, फिर हेयर कहने के बाद यानी ये लो, ही ऑफर्स हर हिज सिल्क हैंडकरचीफ, ये कहने के बाद ना वो लिजा को अपना वो जो सिल्क का रुमाल होता है ना, वो उसको ऑफर करता है कि ये लो, मतलब अपने आंसू साफ कर लो। तो लिजा जो होती है वो कहती है व्हाट्स दिस फॉर, यानी इस रुमाल का मैं क्या करूँ। तो हिगिंस कहता है टू वाइप योर आइज, यानी अपनी आंखें साफ कर लो, और क्या करना है। टू वाइप एनी पार्ट ऑफ योर फेस दैट फील्स मॉइस्ट, यानी अपने चेहरे का कोई भी वो हिस्सा साफ कर लो जो तुम्हें गीला लग रहा है। रिमेंबर, यानी एक चीज़ याद रखना, दैट्स योर हैंडकरचीफ, ये तुम्हारा रुमाल है, एंड दैट्स योर स्लीव, यानी और उसके बाजों की जो आस्तीन है ना, जो स्लीव्स हैं उनको पकड़ के वो अब कह रहा है कि मतलब ये तुम्हारे बाजू के स्लीव्स हैं यानी आस्तीन है। डोंट मिस्टेक द वन फॉर द अदर इफ़ यू विश टू बिकम अ लेडी इन अ शॉप, अगर तुम एक दुकान के अंदर फूल बेचने वाली लेडी बनना चाहती हो ना, तो कभी भी इस रुमाल की जगह अपने हाथों के जो स्लीव्स हैं ना, जो बाजुओं के स्लीव्स हैं, आस्तीन है, उसको कभी भी इस रुमाल की जगह पे यूज़ नहीं करना। यानी अगर तुमने अपना चेहरा साफ करना है तो रुमाल से करना है, ना कि अपने अपने स्लीव से साफ करने लग जाना। तो लीजा जो होती है ना, अटरली बेविल्डर्ड का मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए, स्टेयर्स हेल्पलेसली एट हिम, और बेबसी के साथ ना उसको देखती है हिगिंस को। तो मिसेस पियर्स जो होती है ना, वो कहती है इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू हर लाइक दैट मिस्टर हिगिंस, यानी मिस्टर हिगिंस आपको ना इस लड़की से इस तरह से बात करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। शी डजंट अंडरस्टैंड यू, यानी इसको आपकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। बिसाइड्स, उसके अलावा यू आर क्वाइट रॉन्ग, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। शी डजंट डू इट दैट वे एट ऑल, यानी आप जो ये कह रहे हैं ना कि ये मतलब अपने चेहरे को अपने स्लीव से साफ करती होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसा नहीं करती। और ये कहने के बाद ना शी टेक्स द हैंडकरचीफ, मिसेस पियर्स जो होती है ना, वो लीजा से वो हैंडकरचीफ ले लेती है यानी खींच लेती है। तो लीजा जो होती है ना, स्नैचिंग इट, वो दोबारा मिसेस पियर्स से वो हैंडकरचीफ खींच लेती है और कहती है हेयर, यहाँ दो मुझे, यू गिव मी दैट हैंडकरचीफ, ये जो रुमाल है ना मुझे यहाँ पर दो। ही गिव इट टू मी नॉट टू यू, यानी हिगिंस ने ये रुमाल मुझे दिया है, तुम्हें नहीं दिया। तो पिकरिंग जो होता है ना, लाफिंग, हंसते हुए कहता है ही डिड, हाँ हाँ ये तुम्हें ही दिया है लीजा, आई थिंक इट मस्ट बी रिगार्डेड एज हर प्रॉपर्टी मिसेस पियर्स। फिर वो मिसेस पियर्स से कहता है कि मिसेस पियर्स मुझे लगता है कि ये रुमाल जो है ना, ये लीजा का ही है, यानी ये अब ये उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसे दे देना चाहिए। तो मिसेस पियर्स जो होती है ना, रिजाइनिंग हर सेल्फ, तो मतलब खुद को रिजाइन कर देती है, यानी वो रुमाल दे देती है, यानी उस जंग को वो छोड़ देती है, रुमाल वाली जंग को वो छोड़ देती है और रिजाइन कर देती है कि ठीक है मैंने हाथ खड़े कर दिए, ये तुम्हारा रुमाल ही है। और फिर कहती है सर्व यू राइट मिस्टर हिगन्स, अब यानी उसको गुस्सा आ गया थोड़ा सा, तो वो अब मिस्टर हिगन्स को ताना मारते हुए कह रही है कि मिस्टर हिगन्स, ये जो आपके साथ बिहेव कर रही है ना लड़की, ये बिल्कुल ठीक कर रही है, यानी आप इसी लायक ही हैं। अब है तो उसकी नौकरानी, लेकिन इसकी चलती काफ़ी है, मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है। तो पिकरिंग जो होता है ना, वो कहता है हिगिंस आई एम इंटरेस्टेड, यानी हिगिंस अब मेरी ना मतलब इस मामले में थोड़ी सी दिलचस्पी आ रही है, इंटरेस्ट मेरा बढ़ रहा है। व्हाट अबाउट द एम्बेसडर्स गार्डन पार्टी, यानी क्या ख्याल है तुम्हारा, जो एम्बेसडर की गार्डन पार्टी है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। आई विल से यू आर द ग्रेटेस्ट टीचर अलाइव इफ़ यू मेक दैट गुड, यानी अगर ये तुम काम कर सको ना, यानी जो ये लड़की तुम्हें कह रही है कि तुम इसे लेसन्स दो और एक लेडी बना दो, अगर तुमने ये काम कर दिया ना, तो मैं समझूंगा कि तुम इस दुनिया में मौजूद सबसे अजीम या सबसे जो ग्रेटेस्ट टीचर्स हैं ना, जितने भी ग्रेट टीचर्स हैं उन सब में से तुम सबसे ज़्यादा ग्रेट हो।
आई बेट यू, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट यू कांट डू इट, यानी मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट के यानी इन लेसन्स का जितना भी खर्चा आएगा ना वो सारा मैं पे करूँगा, लेकिन तुम फिर भी ये टास्क पूरा नहीं कर पाओगे, एंड आई विल पे फॉर द लेसन्स, और जितना भी मतलब लेसन का खर्चा होगा, एक्सपेरिमेंट का खर्चा होगा, वो सारा मैं दूंगा, लेकिन तुम फिर भी नहीं कर पाओगे। तो लिजा जो होती है ना कहती है, ओह यू आर अ रियल गुड, थैंक यू कैप्टन। यहाँ पे कैप्टन वो पिकरिंग को कह रही है, और बार बार कई बार मतलब ना वो पिकरिंग को कैप्टन ही कहेगी, और कहती है कि कैप्टन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सच में अच्छे आदमी हो। तो हिगिंस जो होता है ना टेम्पटेड, उसको गुस्सा आता है लुकिंग एट हर, और लीजा की तरफ देखते हुए कहता है, इट्स ऑलमोस्ट इरिजिस्टिबल, इरिजिस्टिबल होता है जिससे पीछा ना छुड़ाया जा सके, यानी अब वो यहाँ पे लिजा के लिए कह रहा है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे पीछा छुड़ाया ही नहीं जा सकता। शी इज़ सो डिलिशियसली लो, ये जो लड़की है ना ये बहुत ही ज़्यादा लो है। डिलिशियसली जो है ये पॉजिटिव वर्ड है, और लो जो है ये नेगेटिव वर्ड है, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड दोनों को मिला के यहाँ पे लिखा गया है। ये भी एक लिटरेरी टर्म है जिसका मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन मैं यहाँ पे एडिटिंग के दौरान यहाँ पे लिख दूंगा। उसको हम कहते हैं, और वो ऐसी लिटरेरी टर्म होती है जिसके अंदर दो ऑपोजिट वर्ड्स जो होते हैं ना वो एक ही जगह पे लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे वो लीजा को कह रहा है कि ये मतलब ये तो मतलब इसको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, सो हॉरिबली डर्टी, और इसकी हालत जो है वो भी मतलब इतनी मतलब घटिया है, गंदी है। तो लीजा जो होती है ना प्रोटेस्टिंग एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा ना वो अपने लिए प्रोटेस्ट करती है, यानी अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो फिर से रो रही है, आई एंट डर्टी, यानी मैं बिल्कुल भी गंदी नहीं हूँ, आई वॉश्ड माई फेस एंड हैंड्स अफोर आई कम। अफोर जो है ना ये ओल्ड वर्ड है जिसका आज के टाइम में मीनिंग होता है बिफोर, यानी अफोर आई कम यानी बिफोर आई कम, यानी यहाँ पर आने से पहले मैंने अपना हाथ और चेहरा दोनों साफ किए थे। आई डिड, हाँ मैंने साफ किए थे। तो पिकरिंग जो होता है ना वो कहता है, यू आर सर्टनली नॉट गोइंग टू टर्न हर हेड विद फ्लैटरी हिगिंस। तो अब पिकरिंग जो है वो हिगिंस से कह रहा है कि हिगिंस, मुझे उम्मीद है कि तुम इस लड़की को ना बातों से ही ठीक नहीं करने वाले, या मतलब बातें करके ही इसका मन जो है या दिल जो है वो नहीं बहलाने वाले। अब यहाँ पे ये जो पूरी लाइन है ना ये भी एक सार्केस्टिकली कही है पिकरिंग ने। अब यहाँ पे हिगिंस जो है वो उसकी तारीफ नहीं कर रहा लड़की की, बल्कि उसकी बेइज्जती कर रहा है, उसको बुरा भला कह रहा है। लेकिन पिकरिंग जो है वो उसका उलट कह रहा है कि तारीफें करने से कुछ नहीं बनेगा, यानी तारीफें करने से ना इस लड़की का कुछ नहीं बनेगा। टू टर्न हर हेड, टर्न हर हेड का मतलब भी मतलब खुशामद करना होता है, तारीफ करना, और फ्लैटरी का मतलब भी किसी की झूठी तारीफ करना होता है। तो यहाँ पे पिकरिंग जो है वो उसकी बात का उलट कह के यानी उसको सार्केस्टिकली रिमार्क दे रहा है कि हिगिंस, इस लड़की की ना इस तरह से तारीफ करने से ये ठीक नहीं होगी, या इसकी तारीफ करने से कुछ नहीं होगा। तो मिसेस पियर्स जो होती है ना अनईजी, हेजिटेट करते हुए थोड़ा सा उसको अच्छा फील नहीं होता, और वो कहती, ओ डोंट से दैट सर, यानी सर यानी पिकरिंग ने यहाँ पे मजाक में ये लाइन कही है, एक तरह से सार्केस्टिकली लाइन कही, ताना दिया, लेकिन मिसेस पियर्स जो है वो इस ताने को समझ नहीं पाती, और वो डायरेक्टली कहती है कि शायद पिकरिंग जो है वो डायरेक्टली ये बात कर रहा है। तो वो कहती पिकरिंग से कह रही है कि सर आप ये बात ना कहें, देयर इज मोर वेज देन वन ऑफ टर्निंग अ गर्ल्स हेड, यानी एक लड़की की मतलब तारीफ करने के या उसको मतलब टर्निंग अ गर्ल्स हेड, ये इस पूरी फ्रेज का मतलब ही मतलब तारीफ करना होता है। यानी एक लड़की की तारीफ करने के और भी काफ़ी तरीके होते हैं, या एक लड़की को ठीक करने के और भी काफ़ी तरीके होते हैं, एंड नोबडी कैन डू इट बेटर दैन मिस्टर हिगिंस। और मिस्टर हिगिंस से ज़्यादा कोई भी इंसान अच्छी तरह से ये काम नहीं कर सकता। कौन सा काम? कि किसी लड़की को ठीक करना। दो ही में नॉट ऑलवेज मीन इट, अगरचे ये जो मिस्टर हिगिंस है ना ये जब भी किसी लड़की के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, उसको मतलब ठीक करने की, उसका स्टाइल वगैरह अच्छा बनाने की कोशिश करता है, तो इसकी जो मतलब बिहाइंड द बार्स जो इंटेंशन होती है ना वो उस लड़की को ठीक करना नहीं होता, बल्कि अपना अपना मतलब जो भी डाटा वगैरह होता है वो इकट्ठा करना होता है। लेकिन फिर भी ये जो मिस्टर हिगिंस है ये उस लड़की को कई बार ठीक कर देता है। इस लाइन का ये मतलब है। आई डू होप सर, मुझे उम्मीद है सर, यू वॉन्ट इनकरेज हिम टू डू एनी थिंग फुलिश। फिर कहती है पिकरिंग से कह रही है कि सर मुझे उम्मीद है कि आप मिस्टर हिगिंस को ना कोई बेवकूफ़ों वाला काम करने में इनकरेज नहीं करेंगे, यानी ज़्यादा उसकी मतलब साइड नहीं लेंगे, उसके फेवर में नहीं बोलेंगे कि वो ऐसे और बेवकूफ़ों वाले काम करें। तो हिगिंस जो होता है ना बिकमिंग एक्साइटेड, वो और ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाता है एज द आइडिया ग्रोज ऑन हिम, जैसे जैसे मतलब उसको भी इस आइडिया की समझ आती है कि मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। वो कहता है व्हाट इज़ लाइफ बट अ सीरीज ऑफ इंस्पायर्ड फुलीज, यानी हमारी लाइफ क्या है? हमारी लाइफ जो है ना ये मतलब बेवकूफ़ियों से भरी पड़ी है, ऐसी बेवकूफ़ियाँ जो टाइम टू टाइम हमें मतलब इंस्पिरेशन की तरह मिलती रहती हैं। यानी
कुछ बेवकूफ़ियाँ हैं जो टाइम टू टाइम हमारे दिमाग में आती है और हम उनको करते रहते हैं, यही लाइफ है। द डिफ़िकल्टी इज़ टू फाइंड देम टू डू। लेकिन जो मुश्किल काम होता है ना, वो ये होता है कि इन फुलीज़ को, इन बेवकूफ़ियों को करना, स्टार्ट करना। यानी ये वो बेवकूफ़ियाँ जो होती हैं हर किसी की लाइफ़ में आती हैं और ये हमारी लाइफ़ का पार्ट ही होती हैं। लेकिन बहुत से लोग इन बेवकूफ़ियों को नहीं कर पाते। नेवर लूज़ अ चांस। लेकिन हमें कभी भी ये मौका नहीं गँवाना चाहिए। अगर हमें लाइफ़ में मौका मिले ना कोई बेवकूफ़ों वाला काम करने का, तो हमें ये चांस नहीं गँवाना चाहिए, यानी रिस्क लेना चाहिए हमेशा। इट डज़न्ट कम एवरीडे, क्योंकि ये रिस्क जो होते हैं ना, ये बेवकूफ़ियाँ जो होती हैं, ये रोज़-रोज़ नहीं आती। आई शैल मेक अ डचेस ऑफ दिस ड्रैगल टेल्ड गटर स्नाइप। अब ये बहुत ही मतलब एक ना डेरोगेटरी टर्म है, यानी बुरा-भला कहने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए ये वर्ड्स जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं। ड्रैगल टेल्ड का मतलब है कि एक ऐसा पर्सन जिसके कपड़े बहुत गंदे होते हैं, ख़राब होते हैं, और गटर स्नाइप यानी एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही लो क्लास से बिलोंग करता है, बहुत गरीब है। तो यहाँ पे मिस्टर हिगिंस कह रहा है कि ये जो लड़की है ना, जो कि मतलब ड्रैगल ट्रेल्ड, गंदे कपड़ों वाली और बहुत लो क्लास से बिलोंग करती है, मैं इसको एक डचेस बनाऊंगा। डचेस में एक हाई रैंक होता है, एक मतलब जेंटलमैन जो लेडी होती है उसका रैंक होता है। तो लिजा जो होती है ना, वो स्ट्रांगली डेप्रिकेटिंग दिस व्यू ऑफ हर। डेप्रिकेटिंग का मतलब होता है रिजेक्टिंग। तो लिजा जो होती है ना, वो मतलब बड़ी मजबूती के साथ ना अपने बारे में ये जो हिगिंस का व्यू होता है ना, इसको रिजेक्ट करते हुए ना रोना शुरू कर देती है फिर से। यानी उसके रोने से पता चलता है कि उसे ये बात हिगिंस की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो हिगिंस जो होता है ना, कैरिड अवे का मतलब होता है कि जब बंदा किसी चीज़ के बारे में सोच रहा हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो उसको सोच के, तो अभी भी हिगिंस जो है वो अपने उसी आइडिया को सोच रहा है, उसे लीजा के रोने से या उसके बारे में अभी वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। तो अभी भी वो अपनी उसी बात पे अटका हुआ है और वो कहता है, यस हाँ, इन 6 मंथ्स यानी 6 महीनों के अंदर मैं ये कर दूंगा। इन 3, इफ शी हैज़ अ गुड एयर एंड अ क्विक टंग। लेकिन अगर ये लड़की जल्दी सीखने वाली हुई ना, यानी अपने कानों से अच्छा सही सही इसने सुना और अपनी ज़ुबान का भी सही सही इस्तेमाल किया जल्दी से, मतलब होशियार हुई ना अगर ये लड़की, तो मैं 3 महीनों में ही इसे सिखा दूंगा, नहीं तो 6 महीने लगेंगे। आई विल टेक हर एनी वेयर एंड पास हर ऑफ एज एनीथिंग। और यानी मैं इसे ना किसी भी जगह पर लेकर जा सकूंगा और इसे पास हर ऑफ का मतलब है कि इसे लोगों के सामने दिखा सकना किसी और पर्सनैलिटी के साथ। यानी इसको ना मैं लोगों के सामने एक जेंटलमैन लेडी की तरह दिखा सकूंगा कहीं भी, या किसी भी चीज़ की तरह, या किसी भी जेंटलमैन लेडी की तरह, किसी भी मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड या प्रोफेशन से रिलेटेड जो लेडी होगी ना, उसकी तरह मैं इसको किसी भी जगह पर ले जाकर वहाँ पे लोगों के सामने पेश कर पाऊंगा 6 महीनों में या 3 महीनों में। वी विल स्टार्ट टुडे, हम आज से ही स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। नाउ दिस मोमेंट, इसी लम्हे से। टेक हर अवे एंड क्लीन हर। मिसेस पियर्स फिर मिसेस पियर्स से कह रहा है कि मिसेस पियर्स, आप ना इसको यहाँ से ले जाएं और इसको साफ करें। मंकी ब्रांड, यानी मंकी ब्रांड का साबुन इस्तेमाल करना। इफ़ इट वॉन्ट कम ऑफ एनी अदर वे, अगर इसकी जो गंदगी है, धूल है, इसके ऊपर जो मिट्टी लगी हुई है, अगर वो साफ ना हो ना आपसे, तो मंकी ब्रांड का जो साबुन है उसको इस्तेमाल कीजिएगा। इज देयर अ गुड फायर इन द किचन। फिर वो कह रहा है कि क्या किचन के अंदर मतलब आग सही तरह से जल रही है, मतलब कि किचन में पानी जो है ना वो गर्म करके, या गीज़र के अंदर पानी जो है वो गर्म करके इसको नहलाना। तो मिसेस पियर्स जो होती है ना, प्रोटेस्टिंग, वो प्रोटेस्टिंग यानी उसकी बात के खिलाफ जाते हुए कहती है, यस हाँ, मतलब मिस्टर हिगिंस, आग तो जल रही है, बट लेकिन अभी वो कुछ कह रही थी। तो मिस्टर हिगिंस जो होता है ना, स्टॉर्मिंग ऑन, वो मतलब बरसते हुए, जिस तरह से मतलब बंदा बहुत तेजी के साथ बोल रहा होता है, इस तरह से ना वो कहता है, टेक ऑल हर क्लॉथ्स ऑफ, यानी इसके जो जितने भी क्लॉथ्स हैं ना सारे मतलब उतार के फेंक दो, एंड बर्न दैम, और उनको आग लगा दो, जला दो। रिंग अप वाइटली और समबडी फॉर न्यू वंस। अब वाइटली जो है ये किसी स्टोर का नाम है, कि मतलब वो जो वाइटली स्टोर वाले हैं ना, उनको मतलब कॉल करें, या उनको मतलब किसी तरह से आगाह करें, उनको बताएं, या किसी और स्टोर वाले जो है ना उनको मतलब बताएं और वहाँ से नए कपड़े जो है ना वो मंगवाएं। रैप हर अप इन ब्राउन पेपर टिल दे कम, और जब तक नए कपड़े नहीं आ जाते, इसको ना किसी ब्राउन पेपर के अंदर लपेट दें लीजा को। तो लीजा जो होती है कहती है, यू आर नो जेंटलमैन, यानी तुम बिल्कुल भी जेंटलमैन नहीं हो। यू आर नॉट, बिल्कुल भी नहीं हो। टू टॉक ऑफ सच थिंग्स, यानी तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम बिल्कुल भी जेंटलमैन नहीं हो, यानी शरीफ इंसान वाली तो कोई बात है ही नहीं तुम में। आई एम अ गुड गर्ल, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। आई एम, मैं बिल्कुल हूँ। एंड आई नो वट द लाइक ऑफ यू आर, और मुझे पता है कि तुम किस तरह का इंसान हो। आई डू, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम किस तरह का इंसान हो। तो हिगिंस जो होता है वो कहता है, वी वॉन्ट नन ऑफ योर लिसन थ्रू फ्रूटरी हेयर।
प्रूडरी का मतलब होता है ना वही शान शौकत के साथ चलना, थोड़े से मतलब प्राइड के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करना दूसरे लोगों के सामने। तो हिगिंस कहता है कि यंग वेमेन यानी नौजवान लड़की या लीजा, तुम्हारी वो जो लिसन ग्रूव एक मतलब छोटी सी जगह है ना जहाँ से तुम आई हो, उस जगह की जितनी भी तुम्हारी प्रूडरी है, जितना भी तुम्हारे अंदर प्राइड है ना, वो अब यहाँ पे नहीं चलेगा। यू हैव गॉट टू लर्न टू बिहेव लाइक अ डचेस। अब तुम्हें यहाँ पे डचेस की तरह बिहेव करना सीखना होगा। टेक हर अवे मिसेस पियर्स इसको यहाँ से ले जाएं। इफ शी गिव्स यू एनी ट्रबल वेलप हर। अगर ये तुम्हें किसी भी तरह से कोई मुश्किल दे तो इसको मतलब मारना। तुम वेलप हर का मतलब है कि यानी इसको लगा देना। तो लिजा जो होती है ना, स्प्रिंगिंग अप एंड रनिंग बिटवीन पिकरिंग एंड मिसेस पियर्स फॉर प्रोटेक्शन। तो लिजा जो होती है जब वो मारने वाली बात सुनती है तो वो खड़ी होती है और भाग के ना पिकरिंग और मिसेस पियर्स के दरमियान जाके खड़ी हो जाती है ताकि वो अपने आप को बचा सके। वो कहती है नो आई विल कॉल द पुलिस, यानी तुम लोग मुझे मारोगे मैं पुलिस को बुलाऊंगी। आई विल, हाँ मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो मिसेस पियर्स होती है ना, वो कहती है बट आई हैव नो प्लेस टू पुट हर। वो मिसेस हिगिंस मिस्टर हिगिंस से कह रही है कि मिस्टर हिगिंस मैं इसको कहाँ पे रखूंगी, यानी मेरे पास कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे मैं इसको रख सकूँ। तो हिगिंस कहता है पुट हर इन द डस्टबिन, यानी इसको कूड़े वाली बाल्टी में जाके फेंक दो या वहाँ पे रख दो। तो लिजा जो होती है वो फिर से रोना शुरू कर देती है। तो पिकरिंग जो होता है ना वो कहता है ओ कम हिगिंस, यानी हिगिंस क्या हो गया तुम्हें, जाने भी दो। बी रीजनेबल, यानी अकलमंद लोगों की बात करो, क्या तुम पागलों वाली बातें कर रहे हो कि डस्टबिन में फेंक दो इसको। ये कोई मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसको डस्टबिन में फेंक दोगे तो या वहाँ पे रख दोगे। तो मिसेस पियर्स जो होती है ना रेजोल्यूटली, वो भी मतलब थोड़े से मतलब स्ट्रॉन्ग वे के अंदर, स्ट्रॉन्ग मैनर के अंदर, स्ट्रॉन्ग एक्सेंट के अंदर बात करते हुए कहती है यू मस्ट बी रीजनेबल मिस्टर हिगिंस, यानी मिस्टर हिबल्स आपको ना मतलब समझदार लोगों की तरह बात करनी होगी। रियली यू मस्ट, यानी सच में आपको ना मतलब समझदार होने की जरूरत है। यू कॉन्ट वॉक ओवर एवरीबडी लाइक दिस। वॉक ओवर का मतलब होता है ट्रीट करना किसी को, यानी तुम मतलब मिस्टर हिगिंस आप ना हर किसी को एक ही तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, मतलब हर किसी के साथ एक तरह से बिहेव नहीं कर सकते। तो हिगिंस जो होता है ना दस स्कोल्डेड, जब उसकी इस तरह से बेइज्जती होती है सब साइड्स, तो वो थोड़ा सा मतलब नीचा फील करता है। और द हरिकेन इज सक्सीडेड बाय अ ज़ेफर ऑफ अमायबल सरप्राइज। हरिकेन कहते हैं ये मतलब वो जो तूफान सा होता है जो गोल गोल घूमने वाला होता है, उसको कहते हैं सक्सीडेड बाय, यानी वो ख़त्म हो जाता है बाय अ ज़ेफर। ज़ेफर कहते हैं ये ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर एक गॉडेस का नाम भी है, मतलब ठंडी हवा जो होती है उसको भी कहते हैं, यानी सुकून वाली हवा। ऑफ अमायबल सरप्राइज, अमायबल कहते हैं फ्रेंडली, सरप्राइज यानी एक चौंका देने वाली चीज़। यानी अब यहाँ पे हरिकेन जो है वो हिगिंस को कहा जा रहा है कि हिगिंस जो थोड़ी देर पहले एक मतलब हवा के तूफान की तरह था, वो अब कुछ ही मिनटों में जब मिसेस पियर्स ने और पिकरिंग ने उसे थोड़ा सा समझाया और कहा कि थोड़े से मतलब समझदार लोगों की तरह बात करो, तो वो जेफर जो मतलब सुबह के टाइम चलने वाली ठंडी हवा होती है उसमें चेंज हो गया। तो हिगिंस जो होता है ना विद प्रोफेशनल एक्सक्यूजिटनेस ऑफ मॉड्यूलेशन। एक्सक्यूजिटनेस कहते हैं बहुत ज़्यादा डेलिकेसी के साथ, शाइस्तगी के साथ। मॉड्यूलेशन होता है कि अपनी टून को ना सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना, यानी वॉइस को कम या ज़्यादा करना। तो अब वो सिचुएशन को देखते हुए ना बड़े प्यार वाले लहजे के अंदर ना बहुत ज़्यादा मतलब डेलिकेसी के साथ जो है ना बात करेगा। और वह कहता है आई वॉक ओवर एवरीबडी, यानी मैं हर किसी के साथ ऐसे ही ट्रीट करता हूँ। माई डियर मिसिस पियर्स, माई डियर पिकरिंग, यानी मेरे प्यारे पिकरिंग और मेरी प्यारी मिसिस पियर्स, आई नेवर हैड द स्लाइटेस्ट इंटेंशन ऑफ वॉकिंग ओवर एनीवन, यानी मेरी कभी भी किसी के साथ बुरा बिहेवियर दिखाने की कभी भी थोड़ी सी भी इंटेंशन, यानी थोड़ा सा भी मेरा ख्याल ऐसा नहीं होता कि मैं किसी के साथ बुरा बिहेवियर करूं। ऑल आई पर्पस इज दैट वी शुड बी काइंड टू दिस पुअर गर्ल। मेरा जो यहाँ पे ओवरऑल मोटिव है ना वो ये है कि इस बेचारी लड़की के साथ अच्छे से बिहेव किया जाए। वी मस्ट हेल्प हर टू प्रिपेयर, यानी हमें इसको तैयार करने में इसकी मदद करनी चाहिए। एंड फिट हर सेल्फ फॉर हर न्यू स्टेशन इन लाइफ, और ज़िंदगी के अंदर इसको जो नया मतलब स्टेशन यानी मुकाम या प्लेस मिलने वाली है ना उसके लिए इसको मतलब तैयार करना चाहिए, और ताकि ये उस सिचुएशन में फिट हो सके। इफ़ आई डिड नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ क्लियरली इट वॉज बिकॉज आई डिड नॉट विश टू हर्ट हर डेलिकेसी और योर्स। अगर मैं यहाँ पर अपने आप को अच्छी तरह से मतलब आपके सामने एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा हूँ तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इस लड़की की और आप लोगों की जो मतलब डेलिकेसी है ना, जो एक मतलब शाइस्तगी है,
जो एक अच्छाई है उसको मैं हर्ट नहीं करना चाहता, यानी आप लोगों की फीलिंग्स को मैं हर्ट नहीं करना चाहता। तो लीज़ा जो होती है ना, रीअश्योर्ड, वो थोड़ा-सा मतलब इन बातों को सुन के थोड़ा-सा उसको हौसला मिलता है, यानी वो थोड़ा-सा समझ जाती है, स्टील्स बैक टू हर चेयर, और वापस आके अपनी चेयर पे बैठ जाती है। तो मिसेस पियर्स जो होती है ना, टू पिकरिंग, वो पिकरिंग से कहती है कि वेल डिड यू एवर हियर एनीथिंग लाइक दैट सर, यानी सर क्या आपने अभी-अभी जो मिस्टर हिगिंस ने जो बात कही ये सारी, कि मतलब मैं किसी के साथ बुरा बिहेव नहीं करता और मेरा मकसद सिर्फ इस लड़की के मतलब काम आना है और इसको सुधारना है, इस तरह की कोई बात आपने पहले कभी सुनी है? तो पिकरिंग जो होता है ना, लाफिंग हार्टली, वो मतलब थोड़ा सा ना खुल के हंसते हुए कहता है नेवर मिसेस पियर्स नेवर, यानी मैंने कभी नहीं सुनी ऐसी कोई बात। तो हिगिंस जो होता है ना, पेशेंटली, वो थोड़े से पेशेंस के साथ कहता है व्हाट्स द मैटर, यानी हुआ क्या है, मैंने कुछ गलत कहा? मिसेस पियर्स जो होती है ना, वो कहती है वेल the matter is, sir, that you can't take a girl up like that as if you were picking up a pebble on the beach. तो मिसेस पियर्स कहती है कि सर, आप इस लड़की को ऐसे बिल्कुल भी नहीं मतलब उठा सकते, जैसे आप बीच में से ना, समुद्र का जो साहिल होता है वहां से कोई पत्थर उठा रहे हो, ऐसे आप इस लड़की को नहीं उठा सकते। यानी अपने लेसन्स के लिए 6 महीने के लिए आप अपने पास इसको नहीं रख सकते। लेकिन कहता है व्हाई नॉट, क्यों नहीं मैं रख सकता? तो मिसेस पियर्स कहती है व्हाई नॉट, क्यों नहीं रख सकते? बट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट हर, आपको तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। व्हाट अबाउट हर पेरेंट्स, यानी इसके इसके वालदेन कौन है, पेरेंट्स कौन है, आपको क्या पता? शी में बी मैरिड, हो सकता है ये मतलब ये शादीशुदा हो। तो लिज़ा जो कहती है गैन, अब ये जो गैन है ना, ये इनफॉर्मल वर्ड है ओ गॉड के लिए, यानी ए मेरे खुदा, ये क्या बात हुई, मैं मतलब शादीशुदा नहीं हूँ। तो हिगिंस जो होता है वो कहता है देयर, देखा तुमने, एज द गर्ल वेरी प्रॉपरली सेज गैन, जैसे कि इस लड़की ने खुद कहा कि ए मेरे खुदा, मैरिड इंडीड, तो इससे क्या तुम्हें लगता है कि ये शादीशुदा होगी? डोंट यू नो, कि आप लोगों को पता नहीं है कि दैट अ वुमन, एक औरत ऑफ दैट क्लास, कि इस तरह की, यानी एक लो क्लास की जो औरत होती है, लुक्स अ वोर्न आउट ड्रज, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होती है, और 50 a year, यानी एक 50 साल की औरत की तरह लगती है आफ्टर शी इज़ मैरिड। यहाँ पे वो फिर से बेइज्जती कर रहा है लीज़ा की, कि मतलब लीज़ा जैसी जो लड़की होती है, जो गरीब होती है, जिस तरह से ये गरीब है, उसकी जब शादी हो जाती है ना, तो वो शादी के बाद इसी एज में 50 साल की मतलब बूढ़ी औरत की तरह लगती है। तो लीज़ा जो होती है ना, कहती है हु वुड मैरी मी, यानी मुझसे कौन शादी करेगा? तो हिगिंस जो होता है ना, suddenly resorting to the most thrillingly beautiful low tones in his best elocutionary style, अचानक ना वो अपनी टून, जो उसकी लहजा होता है ना, उसके सबसे ब्यूटीफुल मोड के अंदर आ जाता है, यानी वो जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से बोल सकता था ना, वो उस तरह से बोलने की अब कोशिश करता है। एलोक्यूशनरी कहते हैं कि बोलने का सबसे एक्सपर्ट स्टाइल जो होता है वो, तो उस स्टाइल के अंदर अब वो बोलेगा। तो वो कहता है बाय जॉर्ज, यानी जॉर्ज की कसम लीजा, द स्ट्रीट्स विल बी स्ट्रीwn with the bodies of men shooting themselves for your sake before I have done with you, यानी जब तक मैं तुम्हें लेसन्स पूरे करके एक लेडी बनाऊंगा ना, तो क्या होगा कि ये गलियां जो हैं, ये नौजवान लोगों से भर जाएंगी, जो कि तुम्हारे लिए एक दूसरे को गोलियां मार रहे होंगे। अब ये जो उसने एंड पे लाइन कही ना, आई हैव डन विद यू, ये भी मतलब एक इनफॉर्मल सी टर्म है, जो कि मतलब किसी मॉडेस्ट लेडी के सामने या किसी जेंटलमैन लेडी के सामने नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन हिगिंस ने बोल दी। अब मिसेस पियर्स फिर से कहेगी नॉनसेंस सर, सर ये मतलब क्या बकवास कर रहे हैं, यू मस्ट नॉट टॉक लाइक दैट टू हर, यानी आपको ये जो आई हैव डन विद यू, इस तरह की जो लाइन्स है, ये नहीं बोलनी चाहिए। तो लिसा जो होती है ना, राइजिंग, उठते हुए, एंड स्क्वेयरिंग हर सेल्फ डिटरमाइंडली, स्क्वेयरिंग हर सेल्फ का मतलब है कि अपने आप को मतलब सीधा करते हुए, जाने के लिए ना उठते हुए, अपनी बॉडी को सीधा करते हुए, वो मतलब पूरा माइंड बना लेती है और उठ जाती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, और कहती है आई एम गोइंग अवे, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ही इज ऑफ हिज चंप, यानी ये पूरी तरह से पागल हो गया है, ही इज, हाँ ये पागल हो गया है। आई डोंट वांट नो बाल्मीज टीचिंग मी, बाल्मीज कहते हैं पागल, यानी मैं नहीं चाहती कि कोई पागल मुझे सिखाए। हिगिंस जो होता है ना, वाउंडेड इन हिज टेंडरेस्ट पॉइंट बाय हर इनसेंसिबिलिटी टू हिज एलोकेशन। अब हिगिंस जो होता है ना, वो लीजा की जो इनसेंसिबिलिटी, यानी जो नासमझी के अंदर उसने जो बात कह दी ना, उस बात से ना वो टेंडरेस्ट, यानी उसको वो बात बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लगी, कि मैं इतना ज़्यादा मतलब अपने सबसे अच्छे स्टाइल के अंदर बोल रहा था, और इसने नासमझी के अंदर ये मुझे मतलब क्या क्या बातें कर रही है। तो इस वजह से ना वाउंडेड, यानी उसका दिल दुखता है हिगिंस का, और वो कहता है ओह इंडीड, अच्छा तो सच में मैं एक मतलब पागल आदमी हूँ। आई एम मैड, एम आई, मैं एक पागल हूँ, क्या मैं सच में पागल हूँ? वेरी वेल मिसेस पियर्स, यानी मिसेस पियर्स आपने बिल्कुल ठीक कहा। यू नीड नॉट ऑर्डर द न्यू क्लॉथ फॉर हर, आपको ना
मतलब इसके लिए नए कपड़े खरीदने की ज़रूरत नहीं है। थ्रो हर आउट, यानी इसको जाओ बाहर फेंक दो, मतलब भेज दो इसे बाहर। तो लिज़ा जो होती है ना, विम्परिंग। विम्परिंग कहते हैं शिकायत करने वाले बिहेवियर के अंदर, अंदाज के अंदर, यानी जैसे वो शिकायत करने वाला होता है ना कोई आदमी, तो उस तरह से वो कहती है ना। हु, अब ये मतलब उसका नो कहने का तरीका है। यू गॉट नो राइट टू टच मी, यानी तुम्हें कोई मतलब हक नहीं है कि तुम मुझे टच करो। तो मिसेस पियर्स होती है वो कहती है यू सी नाउ व्हाट कम्स ऑफ बीइंग सॉसी। तो मिसेस पियर्स जो होती है ना, वो यहाँ पे लीजा से कहती है कि लीजा तुमने देख लिया बदतमीजी करने का क्या नतीजा होता है। इंडिकेटिंग द डोर, फिर वो उसको दरवाजा की तरफ लेकर जाती है, यानी इशारा करते हुए कहती है दिस वे प्लीज, यानी लीजा इस तरफ आओ, यहाँ पर है दरवाजा। तो लीजा जो होती है ना, ऑलमोस्ट इन टीयर्स, यानी अब उसके बेचारी के आंसू निकलने वाले होते हैं, और वो कहती है आई डिडंट वांट नो क्लोथ्स, यानी मुझे कोई भी कपड़े नहीं चाहिए। आई वुड नॉट हैव टेकन देम। और फिर वो मतलब कहती है कि मैंने ये जो तुमसे लिया है ना, जो कपड़े लिए हैं, यानी वो हैंडकरचीफ की बात कर रही है कि मैंने ये भी तुमसे नहीं लेना था। और ये कहने के बाद ना शी थ्रोज अवे द हैंडकरचीफ, वो उस रुमाल को भी नीचे फेंक देती है और कहती है आई कैन बाय माई ओन क्लोथ्स, यानी मैं अपने कपड़े खुद खरीद सकती हूँ। तो हिगिस जो होता है ना, deftly retrieving the handkerchief and intercepting her on her reluctant way to the door. deftly का मतलब होता है skillfully, यानी बड़ी होशियारी के साथ या हुनरमंदी के साथ retrieving, यानी वापस लेते हुए, the handkerchief यानी रुमाल, यानी वो ना लीजा से ना बड़ी होशियारी के साथ वो रुमाल वापस लेता है। यानी होशियारी के साथ मतलब ये है कि वो उसको ऐसे फील नहीं होने देता जैसे वो उसे नहीं जाने देना चाहता, बल्कि वो ऐसे फील होने देता जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं है। एंड इंटरसेप्टिंग हर ऑन हर रिलक्टेंट वे टू द डोर, और जब वो दरवाजे की तरफ जा रही होती है ना, उसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो दरवाजे की तरफ जा रही होती है, तो उसको जाते हुए ना इंटरसेप्टिंग, यानी उसको वहां पर वो रास्ते में रोक लेता है और कहता है यू आर एन अनग्रेटफुल विकेड गर्ल, यानी तुम ना एक नाशुक्री और बुरी लड़की हो। अनग्रेटफुल यानी जो शुक्र नहीं करती कि तुम्हें इतना अच्छा मौका मिल रहा था और तुम बुरी लड़की हो। दिस इज माई रिटर्न फॉर ऑफरिंग टू टेक यू आउट ऑफ गटर एंड ड्रेस यू ब्यूटिफुली एंड मेक्स अ लेडी ऑफ यू, यानी मैं तुम्हें मतलब गटर से निकाल कर एक खूबसूरत लेडी बनाना चाहता था और तुमने उसका मुझे ये सिला दिया। तो मिसेस पियर्स होती है ना, कहती है स्टॉप मिस्टर हिगिंस, यानी मिस्टर हिगिंस आप चुप कर जाएं बस। आई वॉन्ट अलाउ इट, मैं अब मतलब आपका ये वाला बिहेवियर जो है ना वो अलाउ नहीं करूंगी। इट्स यू दैट आर विकेड, मतलब आप इसके साथ बुरा बिहेवियर कर रहे थे, ये नहीं कर रही थी। गो होम टू योर पेरेंट्स गर्ल, फिर लीजा से कहती है कि लीजा तुम जाओ बच्ची, तुम अपने घर जाओ, अपने पेरेंट्स के पास जाओ, एंड टेल देम टू टेक बेटर केयर ऑफ यू, और उन्हें जाके कहो कि तुम्हारा ध्यान रखें, अच्छा ध्यान रखें। तो लिजा जो होती है कहती है आई एंट गॉट नो पेरेंट्स, मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है। दे टोल्ड मी आई वाज बिग इनफ टू अर्न माई ओन लिविंग एंड टर्न्ड मी आउट, यानी मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि अपने अपना खर्चा खुद उठाऊं, और इसलिए उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो मिसेस पीर्स जो कहती है वेयर इज योर मदर, तुम्हारी माँ कहाँ पे है। तो लिजा कहती है आई एंट गॉट नो मदर, यानी मेरी कोई माँ नहीं है। हर दैट टर्न मी आउट वाज माई 6 स्टेप मदर, यानी आखिरी बार जिस माँ ने मुझे घर से बाहर निकाला ना, वो मेरी छठी सौतेली माँ थी। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इसका फादर जो है उसने कितनी मतलब 6 शादियाँ की हैं। बट आई डन विदाउट दैम, लेकिन मैंने मतलब अब उनके बगैर रहना सीख लिया है। एंड आई एम अ गुड गर्ल, और मैं एक अच्छी लड़की हूँ। आई एम, मैं एक अच्छी लड़की हूँ बिल्कुल। तो हिगिंस जो होता है ना, वो कहता है वेरी वेल, ठीक है। देन व्हाट ऑन अर्थ इज ऑल दिस फस अबाउट, यानी अगर इसके पेरेंट्स है ही नहीं और ये मतलब घर से बाहर आ गई है, तो फिर ये सारी मतलब परेशानी क्यों है। फस यानी ये परेशानी जो है हम, कि इसका क्या होगा, ये कहाँ रहेगी, ये सारी बातें जो है ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं। द गर्ल डजंट बिलोंग टू एनीबडी, यानी ये लड़की किसी से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इज़ नो यूज टू एनीबडी, और ये किसी के काम नहीं आ सकती बट मी, लेकिन सिवाय मेरे, मेरे काम आ सकती है। ही गोज टू मिसिस पियर्स, वो मिसिस पियर्स के पास जाता है एंड बिगिंस कॉक्सिंग, और मीठी मीठी बातें करके उसे भी मनाने की कोशिश शुरू कर देता है। और कहता है यू कैन अडॉप्ट हर मिसिस पियर्स, यानी मिसिस पियर्स आप इसको अडॉप्ट कर सकती हैं, मतलब इसको गोद ले सकती हैं इस बच्ची को। आई एम श्योर अ डॉटर वुड बी अ ग्रेट अम्यूजमेंट टू यू, मुझे उम्मीद है कि जब आपको एक बेटी मिल जाएगी तो उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। नाउ डोंट मेक एनी मोर फस, अब और मतलब चीज़ें जो है ना वो उलझाने की ज़रूरत नहीं है। टेक हर डाउन स्टेयर्स एंड, यानी इसको नीचे ले जाएं एंड, और अभी वो इतना कह ही रहा था तो मिसेस पियर्स कहती है बट व्हाट्स टू बिकम ऑफ हर, लेकिन मतलब इसका क्या होगा। इज शी टू बी पेड एनीथिंग, यानी क्या इसको कोई पैसे वगैरह दिए जाएंगे। डू बी सेंसिबल सर, यानी सर थोड़े से समझदार लोगों की तरह बात करें और बताएं इस लड़की का क्या हुआ, क्या आप इसको कोई पैसे वगैरह देंगे। तो हिगिंस जो होता है कहता है ओ
पे हर वट एवर इज़ नेसेसरी, यानी हाँ इसको जितने पैसे चाहिए ना, जितनी इसको ज़रूरत है वो इसको दे दो। पुट इट डाउन इन द हाउस कीपिंग बुक, और इस चीज़ को ना हमारे हाउस कीपिंग, वो जो मतलब तुम्हारी एक बुक है ना जिसमें तुम सारा हिसाब किताब लिखती हो, उस बुक में लिखती जाना साथ साथ कि तुम इसको क्या दे रही हो, कितना दे रही हो। इम्पेशेंटली, फिर वो बेसब्रे लोगों की तरह कहता है, व्हाट ऑन अर्थ विल शी वांट विद मनी, लेकिन ये पैसों के साथ करेगी भी क्या, यानी इसको पैसों की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी। शील हैव हर फूड एंड हर क्लोथ्स, यानी इसी घर के अंदर इसको अपने कपड़े भी मिल जाएंगे और खाना भी मिल जाएगा। शील ओनली ड्रिंक इफ़ यू गिव हर मनी, यानी अगर तुम इसे पैसे दोगी भी ना तो ये सिर्फ उससे शराब पिएगी जाके और कुछ नहीं करेगी। तो लिजा जो होती है ना, टर्निंग ऑन हिम, यानी गुस्सा करते हुए हिगिंस की तरफ, और मतलब उसके ऊपर चढ़ते हुए कहती है, ओह यू आर अ ब्रूट, तुम बिल्कुल जालिम हो। इट्स अ लाई, ये एक झूठ है। नोबडी एवर सॉ द साइन ऑफ लिकर ऑन मी, यानी आज तक किसी ने मुझ पर कोई शराब का इल्ज़ाम नहीं लगाया, ना ही किसी ने मुझे मतलब शराब पीते हुए देखा है। शी गोज बैक टू हर चेयर, फिर वो अपनी चेयर की तरफ वापस जाती है, एंड प्लांट्स हर सेल्फ देयर डेफिएंटली, फिर वो अपनी चेयर की तरफ वापस जाती है और वहाँ पर जाकर ना एक रेपिलियस वे के अंदर, यानी एक बागी की तरह जो बात नहीं मानता किसी की, उस तरह से जाके बैठ जाती है। तो पिकरिंग जो होता है ना वो कहता है, इन गुड ह्यूमर्ड रिमॉन्स्ट्रेंस, यानी एक अच्छे ह्यूमर के अंदर, एक अच्छे मिजाज के अंदर, और थोड़ा सा मतलब पछतावा दिखाते हुए वो कहता है, डज इट अकर टू यू हिगिंस। तो पिकरिंग जो होता है ना वो मतलब हिगिंस से कह रहा है कि हिगिंस, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि दैट द गर्ल हैज़ सम फीलिंग्स, कि तुम्हें ऐसा लगा हो कि इस लड़की की भी कोई फीलिंग्स हैं, मतलब इसकी, ये भी मतलब एक इंसान है तो इसकी भी कोई फीलिंग्स होंगी, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा। यहाँ पे फिर से उसको ताने मार रहा है। तो हिगिंस कहता है, लुकिंग क्रिटिकली एट हर, यानी जज करते हुए ना, तनकीद करते हुए, जिस तरह से क्रिटिसाइज किया जाता है किसी को, इस तरह से ना उस लड़की की तरफ देते कहता है, ओह नो आई डोंट थिंक सो, नहीं नहीं मुझे लगता है कि इसकी कोई फीलिंग्स नहीं है। नॉट एनी फीलिंग्स दैट वी नीड बॉदर अबाउट, इसकी कोई ऐसी फीलिंग्स नहीं है जिनके बारे में हमें परेशान होना चाहिए। चेरिली, फिर मतलब खुश होते हुए, हंसते हुए कहता है, हैव यू लीजा, यानी लीजा क्या तुम्हारी सच में कोई फीलिंग्स हैं। तो लीजा कहती है, आई गॉट माई फीलिंग्स सेम एज एनीवन एल्स, यानी मेरी उतनी ही फीलिंग्स हैं जितनी किसी और की होंगी। तो हिगिंस जो होता है ना, टू पिकरिंग रिफ्लेक्टिवली, तो हिगिंस जो होता है वो पिकरिंग से कहता है रिफ्लेक्टिवली, यानी सोचते हुए कहता है, यू सी द डिफिकल्टी। तो हिगिंस जो होता है ना वो पिकरिंग से कहता है कि पिकरिंग, तुम्हें समझ में आया यहाँ पे असली जो मसला है वो क्या है, या मतलब मुश्किल जो काम है वो क्या है। तो पिकरिंग कहता है, व्हाट डिफिकल्टी, किस मतलब मुश्किल काम की बात कर रहे हो। तो हिगिंस कहता है, टू गेट हर टू टॉक ग्रामर, यानी इस लड़की के ग्रामर जो है ना, इसको सही ग्रामर के अंदर बात करना जो है ना, वो सिखाना सबसे बड़ा मसला है। द मियर प्रोनाउंसिएशन इज़ ईजी इनफ, यानी इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो मेन जो मसला है ना वो ग्रामर का है, यानी इसको तो ग्रामर का भी नहीं पता। तो लिजा कहती है, आई डोंट वांट टू टॉक ग्रामर, यानी मैं ग्रामर के अंदर बोलना भी नहीं चाहती। आई वांट टू टॉक लाइक अ लेडी, मैं एक लेडी की तरह बोलना चाहती हूँ। तो मिसेस पियर्स जो कहती है, विल यू प्लीज कीप ऑन टू द पॉइंट मिस्टर हिगन्स, यानी वो कहती है कि मिस्टर हिगन्स क्या आप जो हमारी बात चल रही थी उसी के ऊपर रहेंगे, टॉपिक तो चेंज ना करें। और आई वांट टू नो ऑन व्हाट टर्म्स द गर्ल इज़ टू बी हियर, मैं जानना चाहती हूँ कि आप किन शराइत के ऊपर, किन शर्तों के साथ इस लड़की को यहाँ पर रखना चाहते हैं। इज़ शी टू हैव एनी वेजेस, क्या आप इसको कोई पैसे वगैरह देंगे, मतलब तनख्वाह वगैरह देंगे। एंड व्हाट इज़ टू बिकम ऑफ हर व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर टीचिंग, और जब आप अपना सिखाने वाला काम पूरा कर लेंगे तो इस बेचारी लड़की का क्या होगा। यू मस्ट लुक अहेड अ लिटिल, आपको थोड़ा सा आगे का सोचना होगा, यानी इस लड़की के साथ, बेचारी के साथ क्या होगा, आपको ये भी सोचना होगा। तो हिगिंस जो होता है ना इम्पेशेंटली, फिर से बेसब्रों की तरह कहता है, व्हाट्स टू बिकम ऑफ हर इफ़ आई लीव हर इन द गटर, यानी अगर मैं इसको यहीं पे गटर में छोड़ दूं जहां से ये आई है तो इसका फिर क्या होगा। टेल मी दैट मिसेस पियर्स मुझे बताएं तब इसका क्या होगा अगर मैं इसको यहाँ पे ही छोड़ दूं। तो मिसेस पियर्स कहती है, दैट्स हर ओन बिजनेस नॉट योर्स, यानी वो फिर इसका अपना मामला है, आपका नहीं है मिस्टर हिगिंस। तो हिगिंस कहता है, वेल व्हेन आई हैव डन विद हर वी कैन थ्रो हर बैक इनटू द गटर, ठीक है जब हम इसके साथ अपना काम पूरा कर लेंगे, इसको सिखा देंगे बोलना मतलब एक लेडी की तरह, फिर से हम इसको एक गटर में फेंक देंगे, यानी जहाँ से ये आई है इसको वहीं पे फेंक देंगे। एंड देन इट विल बी हर ऑन बिजनेस अगेन, और फिर से ये इसका खुद का ही मामला हो जाएगा, यानी इसका अपना मसला हो जाएगा, हमारा इससे कोई लेन देन नहीं होगा जब हम इसको सिखा देंगे। सो दैट्स ऑल राइट, तो ठीक है, मतलब इसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो लिजा जो होते कहते, ओह यू हैव नो फीलिंग हार्ट इन यू, यानी तुम्हारे दिल में मतलब बिल्कुल भी फीलिंग वगैरह नहीं है।
यू डोंट केयर फॉर नथिंग बट योर सेल्फ, यानी तुम्हें अपने सिवा किसी की परवाह नहीं है। शी राइजेज, वो फिर से उठती है, एंड टेक्स द फ्लोर रेजोल्यूटली, और फिर से मतलब वहाँ से जाने के लिए ना मतलब बिल्कुल मजबूती के साथ और एक फर्म इंटेंशन के साथ खड़ी हो जाती है कि अब तो मैं जाऊंगी यहाँ से। हियर आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस, यानी मैंने बहुत सुन लिया, बहुत बकवास सुन ली तुम्हारी। आई एम गोइंग, अब मैं जा रही हूँ। मेकिंग फॉर द डोर, फिर वो दरवाजे की तरफ जाना शुरू करती है और कहती है यू ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, यू ऑट, यानी मिस्टर हिगन्स तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए, तुम्हें अपने आप ऊपर ना शर्म आनी चाहिए। तो हिगन्स जो होता है ना, स्नैचिंग अ चॉकलेट क्रीम फ्रॉम द पियानो, पियानो के ऊपर वो जो एक डिश पड़ी हुई थी ना स्वीट्स की, उसमें से वो चॉकलेट उठाता है, चॉकलेट क्रीम। हिज आई सडनली बिगनिंग टू ट्विंकल विद मिसचीफ, अब उसकी आंखों में ना मतलब शरारत होती है मिस्टर हिगिंस की, और वो उस चॉकलेट को उठाता है और मिसिस लीजा से कहता है हैव सम चॉकलेट्स लीजा, लीजा चॉकलेट्स खाना चाहोगी? तो लीजा जो होती है ना, हॉल्टिंग, टेम्पटेड, हॉल्टिंग यानी लंगड़ाते हुए हल्का हल्का, यानी उसकी चाल जो होती है वो स्लो हो जाती है और वो मतलब थोड़ा सा खुद को रोक नहीं पाती। और टेम्पटेड, अब टेम्पटेड का मतलब है यानी वो अब चाह रही होती है चॉकलेट खाना, वो उस चीज़ के मतलब एक तरह से कंट्रोल में आ जाती है और कहती है हाउ डू आई नो वट माइट बी इन दैम, यानी मुझे कैसे पता चलेगा कि इन चॉकलेट्स में क्या है। आई हैव हर्ड ऑफ गर्ल्स बीइंग ड्रग्ड बाय द लाइक ऑफ यू, यानी मैंने सुना है इस तरह से मतलब चॉकलेट खिला के ना लड़कियों को किस तरह से मतलब ले जाया जाता है, मैंने ये चीज़ सुनी हुई है। तो हिगिंस जो होता है ना, whips आउट हिज पेन नाइफ, वो अपना पेन नाइफ निकालता है, कट्स अ चॉकलेट इन टू, एक चॉकलेट को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, पुट्स वन हाफ इनटू हिज माउथ, एक हिस्सा जो चॉकलेट का होता है वो अपने मुंह में रख लेता है, एंड बोल्ड्स इट, और अपना मुंह जो होता है वो बंद कर लेता है, एंड ऑफर्स हर द अदर हाफ, और लीजा को ना जो मतलब दो पीसेस में डिवाइड की थी ना चॉकलेट, उसका जो दूसरा हाफ होता है वो उसको ऑफर करता है। तो हिगिंस जो होता है ना वो कहता है प्लेज ऑफ गुड फेथ लीजा, लीजा मैं ना मतलब अच्छे फेथ की, अच्छे ईमान की कसम खा के कहता हूँ, आई ईट वन हाफ यू ईट द अदर, यानी मैंने एक हिस्सा खा लिया, दूसरा हिस्सा तुम खाओ, और मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है। लीजा ओपन्स हर माउथ टू रीटॉट, तो लीजा जो होती है ना वो उसकी बात का यानी उसने जो काम करने के लिए कहा उसका जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलती है। ही पॉप्स द हाफ चॉकलेट इनटू इट, और वो जो होता है वो उसके मुंह में वो हाफ जो चॉकलेट होती है वो रख देता है। और फिर हिगिंस कहता है यू शैल हैव बॉक्सेस ऑफ दैम, बैरल्स ऑफ दैम एवरी डे, यानी लीजा तुम्हारे पास ना इस तरह की चॉकलेट के बहुत सारे बॉक्सेस होंगे, बल्कि बैरल्स होंगे, बैरल्स के बैरल्स होंगे। बैरल होता है ना एक बड़ा मतलब क्वांटिटी होती है किसी भी चीज़ की। तो कहता है इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर तुम्हारे पास हर दिन चॉकलेट्स होंगी। यू शैल लिव ऑन दैम, हाँ, यानी तुम इन चॉकलेट्स के ऊपर मतलब गुजारा करोगी, या एक तरह से तीनों टाइम तुम्हारे पास चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स होंगी, सुबह को, दोपहर को, शाम को चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स होंगी। क्या कहती हो? तो लीजा जो होती है ना, हु हैज़ डिस्पोज्ड ऑफ द चॉकलेट आफ्टर बीइंग नियरली चॉक्ड बाय इट, तो लीजा जो कि उस चॉकलेट को खाने के बाद पूरी तरह से ना मतलब मान चुकी होती है, वो कहती है आई वुड नॉट हैव एट इट, यानी अब वो उसने चॉकलेट खा तो ली लेकिन वो उसको ऐसे दिखाना चाहती है कि उसने नहीं खानी थी। तो वो कहती कि मैंने ये चॉकलेट कभी भी नहीं खानी थी, ओनली आई एम टू लेडी लाइक टू टेक इट आउट ऑफ माई माउथ, लेकिन अब मैं अगर इस चॉकलेट को मुंह से बाहर निकालूंगी तो मतलब वो अच्छा बिहेवियर नहीं होगा मेरे लिए, या वो एक अच्छा काम नहीं होगा, एक लेडी को सूट नहीं करता कि अगर वो चॉकलेट खा रही है तो उसको अपने मुंह से निकाले, इस वजह से मैं इसको अपने मुंह से नहीं निकाल रही, नहीं तो मैंने इसको खाना भी नहीं था। तो हिगिंस जो होता है कहता है लिसन लीजा, आई थिंक यू सेड यू केम इन अ टैक्सी, यानी कहता कि लीजा मेरी बात सुनो, तुमने शायद अभी कहा था कि तुम एक टैक्सी में आई हो। तो लीजा कहती है वेल व्हाट इफ आई डिड, हाँ अगर मैं टैक्सी में आई थी, आई हैव एज गुड अ राइट टू टेक अ टैक्सी एज एनीवन एल्स, यानी मुझे भी उतना ही हक है टैक्सी में आने का जितना दूसरे लोगों का है। तो हिगिंस जो होता है कहता है यू हैव लीजा, बिल्कुल तुम्हें हक है, मुझे हक है, एंड इन फ्यूचर यू शैल हैव एज मैनी टैक्सीज एज यू वांट, और फ्यूचर में ना तुम इतनी ही टैक्सीज मतलब अफोर्ड कर पाओगी जितनी तुम चाहोगी। यू शैल गो अप एंड डाउन एंड राउंड द टाउन इन अ टैक्सी एवरी डे, यानी तुम हर रोज टाउन के अंदर ऊपर नीचे इधर उधर जहां जाना चाहोगी टैक्सी में जा पाओगी। थिंक ऑफ दैट लीजा, लीजा सोच के देखो इस बारे में। तो मिसेस पीएस जो होती है ना वो कहती है मिस्टर हिगिंस यू आर टेम्पटिंग द गर्ल, यानी मिस्टर हिगिंस आप इस गर्ल को ना मतलब उकसा रहे हैं, एक तरह से अपने जाल में फंसा रहे हैं। इट्स नॉट राइट, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शी शुड थिंक ऑफ द फ्यूचर, इसको अपने फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। तो हिगिंस जो होता है कहता है एट हर एज नॉनसेंस, यानी इस एज में इसको अपने मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, बकवास है। टाइम इनफ टू थिंक ऑफ द फ्यूचर व्हेन यू हैव नॉट एनी फ्यूचर टू थिंक ऑफ,
यानी जब आपके पास कोई फ्यूचर ही ना हो जिसके बारे में आप सोच सकें, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए। ये भी एक पैराडॉक्सिकल सी टर्म्स है। और कहता है, नो लीजा, लीजा डू एज दिस लेडी डज, यानी जिस तरह से ये लेडी तुम्हें कह रही है ना, बिल्कुल वैसे ही करो। थिंक ऑफ अदर पीपल्स फ्यूचर्स, तुम ना सिर्फ दूसरे लोगों के फ्यूचर के बारे में सोचो, बट नेवर थिंक ऑफ योर ओन, और अपने फ्यूचर के बारे में तुमने कभी भी नहीं सोचना। थिंक ऑफ चॉकलेट्स, यानी तुम चॉकलेट के बारे में सोच सकती हो, एंड टैक्सीज, और टैक्सीज के बारे में सोच सकती हो, एंड गोल्ड, और गोल्ड के बारे में सोच सकती हो, एंड डायमंड्स, और डायमंड के बारे में सोच सकती हो। यानी तुम इन सारी चीज़ों के बारे में सोचो, लेकिन तुमने बस अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना। लिजा जगनेव कहती है, नो आई डोंट वांट नो गोल्ड एंड नो डायमंड्स, यानी मुझे ना डायमंड चाहिए ना गोल्ड चाहिए। आई एम अ गुड गर्ल, आई एम, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। शी सिट्स डाउन अगेन, ये कहने के बाद वो फिर से बैठ जाती है, विद एन अटेम्प्ट एट डिग्निटी, और फिर से वो ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा मतलब सुलझी हुई लड़की है और उसको बहुत मतलब अच्छा बिहेवियर जो है वो शो करना आता है। तो हिगिंस जो होता है ना, कहता है, यू शैल रिमेन सो लीजा अंडर द केयर ऑफ मिसिस पियर्स। तो हिगिंस कहता है कि लीजा, तुम जब तक यहाँ पर रहोगी ना, तुम मिसिस पियर्स की देखभाल में रहोगी। एंड यू शैल मैरी एन ऑफिसर इन द गार्ड्स। गार्ड्स अब एक ये पोस्ट होती है जहाँ पे सारे मतलब ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं। तो वो कहता है कि ये जितने भी ऑफिसर्स होते हैं ना आर्मी के, इनमें से किसी एक ऑफिसर के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी, विद अ ब्यूटीफुल मस्टैश, जिसकी एक बहुत ही खूबसूरत मतलब मूछ होगी, द सन ऑफ अ मार्क्विस, जो कि एक मार्क्विस का बेटा होगा। मार्क्विस जो है ये भी एक नवाब होता है, नवाब का रैंक होता है। जिस तरह से डचीज होती है ना, ये भी मतलब एक मतलब हाई रैंक होता है, लीड क्लास का रैंक होता है। उसी तरह से मार्क्विस भी एक लीड क्लास का रैंक होता है। वो कहता है कि एक मार्क्विस के बेटे जिसकी एक मतलब खूबसूरत मूछ होगी, उससे तुम्हारी शादी हो जाएगी। हु विल डिस इनहेरिट हिम फॉर मैरिंग यू, और वो जो मार्क्विस होगा ना, जिसके बेटे से तुम्हारी शादी होगी, यानी जिसके बेटे से तुम्हारी शादी होगी ना, वो जो बाप होगा ना, वो अपने उस बेटे को ना तुमसे शादी करने के लिए ना अपनी जायदाद में से पहले तो वो निकाल देगा, बट लेकिन विल रिलेंट, बाद में पछताएगा, व्हेन ही सीज योर ब्यूटी एंड गुडनेस, लेकिन बाद में जब वो तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी अच्छाई देखेगा तो वो पछताएगा कि उसने अपने बेटे को जायदाद से बेदखल क्यों किया। तो पिकरिंग जो होता है ना, वो कहता है, एक्सक्यूज मी हिगिंस, यानी हिगिंस मुझे माफ़ करना 2 मिनट, बट आई रियली मस्ट इंटरफेयर, लेकिन मुझे ना यहाँ पे मतलब थोड़ा सा दखल देना होगा, तुम्हें रोकना होगा। मिसिस पियर्स इज क्वाइट राइट, मिसिस पियर्स बिल्कुल ठीक कह रही है। इफ़ दिस गर्ल इज टू पुट हर सेल्फ इन योर हैंड्स फॉर 6 months फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन टीचिंग, यानी अगर इस लड़की को तुम्हें 6 महीने के लिए दिया जाए एक तजर्बे के लिए, ताकि तुम इसे सिखा सको, शी मस्ट अंडरस्टैंड थॉरोली व्हाट शी इज़ डूइंग, तो इसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि इसके साथ क्या होने वाला है। तो हिगिंस जो होता है, कहता है, हाउ कैन शी, यानी ये कैसे समझ सकती है। शी इज़ इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, यानी ये समझने से कासिर है, इसको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। बिसाइड्स, उसके अलावा, डू एनी ऑफ अस अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग, क्या हम में से किसी को पता है कि हम क्या कर रहे हैं असल में। इफ़ वी डिड, अगर हमें पता होता ना कि हम क्या कर रहे हैं, वुड वी एवर डू इट, तो क्या हमने वो काम कभी भी करना था, या मतलब हम वो काम कभी करेंगे अगर हमें पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं। यानी एक तरह से वो कहना चाह रहा है कि हमें भी एक तरह से कंफर्म नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। तो पिकरिंग जो था, कहता है, वेरी क्लेवर हिगिंस, हिगिंस तुम बहुत चालाक हो, बट नॉट साउंड सेंस, यानी तुम चालाक तो हो लेकिन फिर भी तुम ये बातें करके ना समझदार नहीं बन सकते। टू लीजा, फिर वो लीजा से कहता है, मिस डूलिटल, मिस डूलिटल, अभी उसने इतना ही कहा तो लीजा जो होती है ना ओवरवेल्ड, वो परेशान होते हुए कहती है, ओ फिर से रोना शुरू कर दिया उसने। तो हिगिंस जो होता है ना, अब वो उसको पूरी बात समझाने की कोशिश करेगा। हिगिंस कहता है, देयर, ये देखो, दैट्स ऑल यू गेट आउट ऑफ लीजा, यानी यही वो एक चीज़ है जो कि तुम्हें इस लड़की से हमेशा मिलेगी। यानी ये रोती रहती है हर टाइम। नो यूज एक्सप्लेनिंग, इसको तो कोई चीज़ एक्सप्लेन करने की मतलब समझाने की जरूरत ही नहीं है। एज अ मिलिट्री मैन यू ought टू नो दैट, यानी पिकरिंग तुम एक मिलिट्री में काम कर चुके आदमी हो, तुम्हें तो ये पता होना चाहिए। गिव हर हर ऑर्डर्स, यानी इसको बस इसने जो भी काम करना है ना, वो बस ऑर्डर दिए जाए। दैट्स व्हाट शी वांट्स, इसको ना सिर्फ इसी चीज़ की ज़रूरत है कि इसको ना बस ऑर्डर्स दिए जाएं जो इसने काम करना है। लीजा यू आर टू लिव, अब वो उसको बता रहा है कि तुमने करना क्या है। लीजा यू आर टू लिव हेयर फॉर द नेक्स्ट 6 months, के लीजा अगले 6 महीनों के लिए तुम यहाँ पे रहने वाली हो। लर्निंग हाउ टू स्पीक ब्यूटिफुली, तुम यहाँ पे रहकर सीखोगी कि किस तरह से खूबसूरती से बोला जाए। लाइक अ लेडी इन फ्लोरिस्ट शॉप, एक फूलों की दुकान में काम करने वाली लेडी की तरह किस तरह से खूबसूरती से बोला जाए, तुम ये सीखोगी। इफ़ यू आर गुड एंड डू वट एवर यू आर टोल्ड, अगर तुम अपने काम में अच्छी हुई ना
और तुमने वो सब कुछ किया जो तुम्हें बताया गया, यू शैल स्लीप इन अ प्रॉपर बेडरूम, तो तुम एक अच्छे से बेडरूम में सो पाओगी, एंड हैव लॉट्स टू ईट, और तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें खाने को होंगी, एंड मनी टू बाय चॉकलेट्स, और तुम्हारे पास पैसे भी होंगे चॉकलेट खरीदने के लिए, एंड टेक राइड्स इन टैक्सीज, और तुम टैक्सीज के अंदर सफ़र भी कर पाओगी। इफ़ यू आर नॉटी, अगर तुम बदमाश निकली, एंड आइडल, और अगर मतलब तुम बेकार रहने लगी, यू विल स्लीप इन द बैक किचन अमंग द ब्लैक बीटल्स, तो वहाँ पर किचन के अंदर जो मतलब काले कीड़े हैं ना, तो उनके दरमियान तुम्हें सोना पड़ेगा अगर तुमने शरारत वगैरह की। एंड बी वेलप्ड बाय मिसिस पियर्स विद अ ब्रूमस्टिक, और मिसिस पियर्स जो है वो भी तुम्हें झाड़ू के साथ मारेगी अगर तुमने कोई शरारत की तो। एट द एंड ऑफ 6 months, 6 महीनों के आखिर में ना, यू शैल गो बकिंगम पैलेस, तुम बकिंगम पैलेस जा पाओगी इन अ कैरेज, एक घोड़ा गाड़ी में, ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, जो कि बहुत अच्छी तरह से सजाई गई होगी। अब यहाँ पे ब्यूटीफुली ड्रेस्ड यहाँ तो घोड़ा गाड़ी के लिए मतलब उसने कहा, या फिर उसके लिए एलिजा के लिए भी कहा होगा कि तुम बहुत अच्छी तरह से मतलब ड्रेस पहन के जाओगी, बहुत अच्छा वाला ड्रेस पहन के जाओगी बकिंगम पैलेस 6 महीने के बाद। इफ़ द किंग फाइंड्स आउट यू आर नॉट अ लेडी, अगर वहाँ पे जाके तुम खुद को एक लेडी साबित ना कर सकी, यानी किंग को पता चल गया कि तुम एक जेंटलमैन लेडी नहीं हो, यू विल बी टेकन बाय द पुलिस टू द टावर ऑफ लंदन, तो पुलिस जो है वो तुम्हें ना उठाकर टावर ऑफ लंदन में ले जाएगी, वेयर योर हेड विल बी कट ऑफ एज अ वार्निंग टू अदर प्रिजम्पशस फ्लावर गर्ल्स, जहाँ पर तुम्हारा सर जो है ना, वो तुम्हारी तरह की दूसरी जो दिखावे वाली फूल बेचने वाली लड़कियां होंगी ना, उन लड़कियों को एक वार्निंग देने के लिए, एक चेतावनी देने के लिए ना, तुम्हारा सर जो है वो काट दिया जाएगा। इफ़ यू आर नॉट फाउंड आउट, अगर उन लोगों को तुम्हारी मतलब सच्चाई जो है वो ना पता चली ना, यू शैल हैव अ प्रेजेंट ऑफ 7 and 6 pence, तो तुम्हें ना मतलब 76 pence का एक मतलब तोहफा मिलेगा, टू स्टार्ट लाइफ विद एज अ लेडी इन अ शॉप, यानी एक फूलों की दुकान में काम करने के लिए ना तुम्हें 76 पेंस का जो इनाम है ना वो दिया जाएगा। इफ़ यू रेफ्यूज दिस, और अगर तुमने ये काम यानी ये लेसन्स जो हैं ये लेने से इनकार कर दिया ना, यू विल बी अ मोस्ट अनग्रेटफुल एंड विकेड गर्ल, तो तुम बहुत ज़्यादा नाशुक्री और बहुत ज़्यादा बुरी लड़की होगी। एंड द एंजल्स विल वीप फॉर यू, और फरिश्ते जो हैं वो भी तुम्हारे लिए रोएंगे। तो पिकरिंग, फिर पिकरिंग से कहता है, नाउ यू आर सेटिस्फाइड, अब तुम खुश हो। पिकरिंग यानी पिकरिंग, अब तुम खुश हो, मैंने इस लड़की को सारा समझा दिया। टू मिसेस पियर्स, फिर वो मिसेस पियर्स से भी कहता है, कैन आई पुट इट मोर प्लेनली एंड फेयरली मिसेस पियर्स, कि मिसेस पियर्स क्या मैं अपनी इस बात को और ज़्यादा अच्छे अंदाज में करूं या समझाऊं। तो मिसेस पियर्स जो होती है ना, पेशेंटली बड़े सब्र के साथ कहती है, आई थिंक, मुझे लगता है कि यू वुड बेटर लेट मी स्पीक टू द गर्ल प्रॉपरली इन प्राइवेट, कि आपको ना मुझे इस लड़की के साथ मतलब अकेले में ना अच्छी तरह से बात करने देनी चाहिए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि दैट आई कैन टेक चार्ज ऑफ हर, कि मैं मतलब इसकी जिम्मेदारी ले पाऊंगी, और कंसेंट टू द एग्रीमेंट एट ऑल, और इससे रिलेटेड आप जो भी अग्रीमेंट अरेंजमेंट वगैरह करवाना चाहते हैं वो मैं कर पाऊंगी या नहीं, उस बात के को लेकर ना मैं मतलब पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। ऑफ कोर्स, यकीनन, आई नो यू डोंट मीन हर एनी हार्म, मुझे मतलब यकीन है कि आप इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बट लेकिन व्हेन यू गेट व्हाट यू कॉल इंटरेस्टेड इन पीपल्स एक्सेंट्स, लेकिन जब आपको वो मिल गया क्या, जिसको आप कहते हैं कि लोगों के मतलब आपको लहजे जो होते हैं, उनका एक्सेंट जो होता है वो स्टडी करने में मज़ा आता है, जब आपको इस लड़की से भी वो चीज़ मिल गई ना, यू नेवर थिंक और केयर व्हाट मे हैपन टू देम और यू, तो फिर उसके बाद आप बिल्कुल भी नहीं सोचते कि आपके उस सब्जेक्ट के साथ जिसके ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट किया है, या जो जिस लड़की के साथ आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसका क्या होगा और आपका क्या होगा, आप ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचते जब आपका काम निकल जाता है। कम विद मी लीजा, फिर वो लीजा से कहती है कि लीजा मेरे साथ चलो, तो हिगिंस होता कहता है, दैट्स ऑल राइट, ठीक है, मतलब थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस पियर्स, बंडल हर ऑफ टू बाथरूम, फिर कहता है कि मिसेस पियर्स इस लड़की को ना आप ना बाथरूम में ले जाएं। तो लीजा जो होती है ना, राइजिंग रिलक्टेंटली, यानी ना चाहते हुए भी उठती है, एंड सस्पिशियसली, और मतलब थोड़ा सा शक करते हुए कहती है, यू आर अ ग्रेट बुली, यू आर, यानी तुम एक बहुत बड़े मतलब बदमाश हो। हिगिंस, आई वॉन्ट स्टे हेयर इफ़ आई डोंट लाइक, यानी अगर मेरा दिल नहीं करेगा ना तो मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगी। आई वॉन्ट लेट नो बडी वेलप मी, और मैं किसी को भी खुद को मारने नहीं दूंगी। आई नेवर आस्क टू गो टू बिकिंगम पैलेस, और मैं कभी भी बिकिंगम पैलेस नहीं जाना चाहूंगी। आई डिड नॉट, मैं कभी नहीं जाना चाहती। आई वॉज नेवर इन ट्रबल विद द पुलिस, नॉट मी, और मैंने आज तक कभी भी पुलिस से कोई भी झगड़ा नहीं किया, ना मेरा उनके साथ कोई लेन देन है। आई एम अ गुड गर्ल, मैं एक अच्छी लड़की हूँ। तो मिसेस पियर्स होते कहती है, डोंट आंसर बैक गर्ल, यानी
लड़की, तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट अंडरस्टैंड द जेंटलमैन, यानी तुम्हें मिस्टर हिगिंस की समझ नहीं आएगी। कम विद मी, मेरे साथ चलो। शी लीड्स द वे टू द डोर, फिर वो उसको ना लीज़ा को दरवाजे की तरफ लेकर जाती है। एंड होल्ड्स इट ओपन फॉर लीज़ा, और लीज़ा के लिए ना दरवाज़ा खोल देती है। तो लीज़ा जो होती है ना, एज शी गोज आउट, जैसे वो मतलब बाहर जाती है ना, वो कहती है वेल व्हाट आई से इज़ राइट, यानी जो मैंने कहा है ना वो बिल्कुल ठीक है। आई वॉन्ट गो नियर द किंग, यानी मैं किंग के पास बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। नॉट इफ आई एम गोइंग टू हैव माई हेड कट ऑफ, अगर वो मेरा सर भी काटना चाहेंगे ना, मैं फिर भी बादशाह के पास नहीं जाऊंगी। इफ आई हैड नॉन वट आई वॉज लेटिंग माई सेल्फ इन फॉर आई वुड नॉट हैव कम हेयर, वो कहती कि अगर मुझे यहाँ पर आने से पहले पता चल जाता ना कि मैं किस मुसीबत में पड़ रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कभी भी ना आती। आई ऑलवेज बीन अ गुड गर्ल, मैं हमेशा से एक अच्छी लड़की रही हूँ। एंड आई नेवर ऑफर टू से अ वर्ड टू हिम एंड आई डोंट ओ हिम नथिंग, यानी मैंने कभी भी मिस्टर हिगिंस को कोई भी जो है ना वो कोई भी मतलब वर्ड ऐसा नहीं कहा, और ना ही मेरा इसके साथ कोई लेन देन है। मैंने इसका कोई कर्ज वगैरह नहीं चुकाना, मेरा मतलब इसका मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है। एंड आई डोंट केयर, और मुझे इसकी कोई परवाह भी नहीं है। एंड आई वॉन्ट बी पुट अपॉन, और मैं अपने साथ इस तरह का जो मतलब बिहेवियर है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। एंड आई हैव माई फीलिंग्स द सेम एज एनी वन एल्स, और मेरी भी उसी तरह से फीलिंग्स है जिस तरह से दूसरे लोगों की फीलिंग्स होती हैं। मिसिस पियर्स शट्स द डोर, मिसिस पियर्स जो होती है वो दरवाज़ा बंद कर देती है। एंड लीजा's प्लेन्स आर नो लॉन्गर ऑडिबल, और लीजा की जो आवाज़ें होती हैं ना वो अब बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही होती हैं। पिकरिंग कम्स फ्रॉम द हर्ट, पिकरिंग जो होता है वो हर्ट के पास, यानी उस आग के सामने वाली जगह पे मतलब वहाँ पे बैठा होता है, तो वहाँ से आ जाता है टू द चेयर, चेयर के पास। एंड सिट्स एस्ट्राइड इट विद हिज आर्म्स ऑन द बैक, और अपने जो बाजू होते हैं वो चेयर की बैक पर रखता है। और एस्ट्राइड, एस्ट्राइड होता है टांगे खोल के बैठना, और मतलब वहाँ पे ना टांगे खोल के बैठ जाता है।